हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे होंगे हमारा यूनिट 4 ऑफ ईएफई। ठीक है, इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स। तो देखो इसमें हमारा पहला जो है ना, ये मतलब सोलली बेस्ड है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ये यूनिट। तो उसी के टॉपिक्स हैं हमारे। फर्स्ट जैसे क्योंकि ओवरव्यू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, देन हमारा आ गया कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, मतलब इसमें मतलब जो हमारे जो कंसेप्ट हैं लाइक जीडीपी, जीएनपी, ठीक है, एनएनपी वगैरह आ जाएंगे इस पे, एनडीपी है। और इसमें हमारा क्या हो जाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज हो गए कि बिजनेस साइकिल वगैरह, इन्फ्लेशन, उसके कॉन्सिक्वेंसेज, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, रेमेडीज, देन मॉनेटरी एंड फिजिकल पॉलिसी। इसमें जनरली डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ रहा होता है, या सिंपल ऐसे आ सकता है कि डिफाइन फिजिकल पॉलिसी या डिफाइन मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो एक बार से फटाफट से एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे नज़र मार लेते हैं। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका मीनिंग एंड स्कोप वगैरह में भी आ जाए कि हाउ इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर इंजीनियर्स। ठीक है, सो अब ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, राइट। तो नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेशनल इनकम कंसेप्ट। ये तो पक्का पक्का आएगा। तो ये हमारा कैसा हो गया, एकदम स्टार टॉपिक हो गया। ठीक है, देन हमारा आ जाता है इन्फ्लेशन। ये भी आ सकता है, इसका इसमें मतलब कैसे भी आ सकता है कि मान लो इसकी डेफिनेशन आ गई कि डिफाइन इन्फ्लेशन, या उसकी फीचर्स बताओ, या उसके टाइप्स बता दो, इफेक्ट्स बता दो, कॉजेज बता दो, रेमेडीज़ बता दो। ठीक है, देन अनएम्प्लॉयमेंट पे आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट दोनों पर बेसिकली। ये हमारा बिजनेस साइकिल, इस पर भी फॉर श्योर क्वेश्चन आ रहा होगा हमारा। देन आ जाता है मेथड्स ऑफ मेजरिंग। अरे ये तो लाइक स्टार ऑफ द शो है हमारा। इस पर तो लाइक कितने भी स्टार लगा लो कम है। ठीक है, इसमें हमारा कैसा था, तो मैंने बता ही दिया है कि इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है एंड हमारा ये डिफरेंस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। चांसेस डिफरेंस वाले क्वेश्चन के आने के ज़्यादा है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं हमारा, एक सेकेंड। हाँ, तो देखो यूनिट 4, सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं हमारे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ताकि हम उसको इजीली समझ पाएँ। आगे हमें जो कंसेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आए। इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, लेकिन दिस विल बिल्ड द बेस फॉर यू। ठीक है, ताकि आप आगे की जो चीज़ें हैं, जब हम नेशनल इनकम की बात करेंगे, इन सब का जिक्र होगा, तब आप ऐसा ना फील करो कि ये है क्या, ये भला क्या है। तो इससे भी पहले इवन ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच। हमने ये स्टार्टिंग में पढ़ लिया था वैसे चैप्टर 1 में, जब हमने माइक्रो वर्सेस मैक्रो वाला डिफरेंस किया था। तो यू विल बी नोइंग कि हाँ क्या होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन स्टिल। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज द इकोनॉमी एज अ होल, की उसको एज अ होल जब हम स्टडी करते हैं। एंड इसका फोकस हमारा क्या रहता है, एग्रीगेट वेरिएबल्स वगैरह पर, कि लाइक टोटल इनकम क्या है, टोटल आउटपुट क्या है, इसलिए ना टोटल टोटल एग्रीगेट, एम्प्लॉयमेंट कैसा है, इन्फ्लेशन कैसा है, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह। तो माइक्रो हमारा कैसा था, उसमें हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स की बात करते थे कि एक प्राइस के गुड से कैसे क्या चीज़ अफेक्ट होंगी, डिमांड सप्लाई, ये सब चीज़ें इसमें आ रही थी। इसमें हमारा आ जाएगा इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब टोटल आउटपुट, टोटल इनकम, ओवरऑल प्राइस लेवल की क्या ओवरऑल प्राइस लेवल रह रहा है ना, कि नेशनल इनकम कैसी है, वो सब। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर इंजीनियर्स। स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स लिखा है, इन जनरल तो आप लिख ही लोगे, राइट। तो ये इसमें क्या है, देखो इट हेल्प्स अंडरस्टैंड इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इससे हम क्या समझ पाते हैं कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है। देखो अगर आपको बेसिक टर्म्स पता होंगे कि इन्फ्लेशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है हमारा, ये टाइप्स के गुड क्या होते हैं, लाइक कैपिटल गुड हो गए, कंज्यूमर गुड हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें अगर इन टर्म्स से आप वाकिफ़ हो एंड आप समझ पा रहे हो कि कैसा एनवायरनमेंट है वहाँ का, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कैसा है, उनको आप डिफाइन कर पा रहे हो चीज़ों को, तो उस चीज़ में हमारी हेल्प करते हैं ताकि हम समझ पाएँ। देन आ जाता है हमारा यूज़फुल फॉर प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी, कि हम अगर हम कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम उसका बजट बनाते हैं ना, कॉस्ट एस्टिमेट वगैरह करते हैं, उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं। वैसा तो है नहीं कि अगर मान लो मैं कोई प्रोजेक्ट बना रही हूँ तो उसको मैं ऐसे वैसे तो नहीं कि मतलब यूज़ में नहीं आएगा वो रियल लाइफ, मतलब जो भी हम बिल्ड कर रहे हैं दैट विल बी यूज इन रियल लाइफ बेसिकली। तो हम लोग रियल लाइफ के लिए करें तो उसकी प्रोजेक्ट प्लानिंग A to Z, देन उसकी फिजिबिलिटी वगैरह, वो सब भी तो हमें देखनी पड़ेगी ना, तो उसमें भी हमारा काम आता है। देन आ जाता है ये अंडरस्टैंड, ये किस में हेल्प करता है, अंडरस्टैंड इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन कॉस्ट, कि हमारा जब अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, ठीक है, उसका कॉस्ट पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब बढ़ना या घटना तो अलग बात है कि लेकिन इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, प्राइस का बढ़ना, तो उस पर हमारी परचेजिंग पावर गिरेगी या कैसे क्या होगा, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि हेल्प्स इन पॉलिसी अवेयरनेस फॉर स्टार्टअप्स एंड बिजनेस, कि हमें पॉलिसी वगैरह की अवेयरनेस वगैरह के लिए, लाइक स्टार्टअप एंड बिजनेस के लिए लॉट ऑफ पॉलिसीज कम बाय द गवर्नमेंट, की वो लोग लॉन्च करते हैं टू सपोर्ट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो उसमें कैसे हमें हेल्प कर रहा होता है ये, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये एक हो जाता है इंपॉर्टेंस की, उसमें भी हमारा हेल्प कर रहा होता है। लाइक हमने उसे डिसीजन मेकिंग में कंसिडर कर लिया कि हाँ माइट भी ये पॉलिसी हमारे इसका हमारी की तो डिसीजन मेकिंग हो गया, रिसोर्स एलोकेशन में, रिस्क एनालिसिस में, ठीक है, ये सब में भी हमें हेल्प कर देगा।
सो नेक्स्ट चलते हैं अब आगे कि मेन कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स। एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या होता है, देखो एग्रीगेट डिमांड इज टोटल डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी एट द गिवन प्राइस लेवल। एग्रीगेट से नाम से समझ में आ रहा है कि टोटल, यानी कि टोटल जो हमारी डिमांड क्या है, मतलब टोटल डिमांड कैसी है, क्या है गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक इकोनॉमी में एट अ गिवन प्राइस ऑफ लेवल। कि अगर मान लो कि 50 रुपये का अगर मैं कुछ पर्टिकुलर बिस्किट बेचूँ तो उसकी ओवरऑल डिमांड क्या चल रही है, ठीक है। तो वो पर्टिकुलर डिमांड एट अ गिवन प्राइस लेवल की 50 रुपये पे मैं देख रही हूँ उसको। द सेम वे एग्रीगेट सप्लाई हो गई हमारी। तो एक सेकेंड, हाँ, एग्रीगेट सप्लाई हमारा क्या हो गया, टोटल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी, कि कितनी सप्लाई उसकी हुई, टोटल सप्लाई हो गई। देन आता है हमारा नेशनल इनकम। सो इट इज़ द टोटल वैल्यू, क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। कि जो भी हमारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं कंट्री में एक ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, मान लो मैं अगर ये जैन से जून कंसिडर कर रही हूँ, तो मतलब उसमें कितने भी गुड्स जो भी हैं प्रोड्यूस हुए हैं, कौन से गुड्स, वो भी फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स क्या होते हैं, देखो फाइनल गुड्स बेसिकली मैं यहाँ पे ब्रीफ में बता देती हूँ, अभी हम इसको डिटेल में करेंगे कवर। देखो फाइनल गुड्स क्या होते हैं, मान लो मैंने एक बिस्किट का पैकेट खरीदा एंड मैंने उसको, चलो बिस्किट नहीं, छोड़ो बिस्किट तो नहीं, बिस्किट नहीं, इसकी जगह मैं मान लो कि मैंने 1 किलो आटा खरीदा, ठीक है, 1 kg व्हीट फ्लावर मैंने खरीदा एंड मैंने क्या किया उसको, मतलब उसको यूज़ किया फर्दर कि मैंने उस आटे का क्या बना दिया, बिस्किट्स बना लिए। मान लो मैं बेकरी रन करती हूँ एंड आई मेड बिस्किट आउट ऑफ देम, तो मैंने इसको एज अ लाइक ये सोच रही इंटरमीडिएट गुड की तरह काम आए, कि मतलब मैंने इसको एज अ वो नहीं यूज़ किया कि मतलब डायरेक्टली कंज्यूम नहीं किया। जबकि मैंने एक समोसा खरीदा, ठीक है, तो उसको मैंने डायरेक्ट खा लिया, तो वो कैसे हो गया, मेरा फाइनल गुड हो गया, समझ रहे हो। अब उसमें जो आटा लगा, आलू लगे, वो सब क्या हो गया, हमारे इंटरमीडिएट्स गुड। नहीं समझ में आए, डोंट वरी, अभी इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। देन आ जाते हैं हमारा जनरल प्राइस लेवल की एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि क्या एवरेज प्राइस चल रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का हमारा, बेसिकली इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, ठीक है, इनको भी डिटेल में कवर करेंगे। देन आता है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या हो गया, कि लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी, कि क्या लेवल चल रहा है एम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का इकोनॉमी में। अब देखो, तो अब यहाँ से हम लोग अपने बेसिक टर्म समझते हुए चलते हैं। तो द वेरी फर्स्ट इज कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स हमारे क्या है, एक सेकेंड सॉरी। सो कंजम्पशन गुड्स हमारे क्या है बेसिकली, कि those final goods which are used by the customer to satisfy human wants directly, कि जो डायरेक्टली काम आए कंजम। सब हम यहाँ से कवर करते हैं हमारे जो बेसिक चीज़ें हैं। देखो गुड्स जो है ना हमारे, गुड्स मतलब क्या होता है, लाइक सामान वगैरह जो भी बोल दो, इनको वी कैन कैटेगराइज। एक सेकंड में ना दूसरे पेज पर अच्छे से समझा देती हूँ। देखो यहाँ पर आ जाओ, हमारे जो गुड्स है ना, एक मिनट, हाँ देखो हमारे जो गुड्स हैं, इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारे गुड्स, ठीक है, इनको ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ और कंजम्पशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ यूज़ और कंजम्पशन, कि क्या यूज़ है, किस लेवल का जो भी है कंजम्पशन, हम इनको क्या कर सकते हैं, 2 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो हमारा क्या हो गया इसका, एक हमारे कैसे हो गए इंटरमीडिएट गुड्स एंड एक हमारे हो गए फाइनल गुड्स, ठीक है। तो जो हमारे ये फाइनल गुड्स हैं, इनका बेसिकली पर्पस क्या होता है हमारा, इनका पर्पस हमारा नॉर्मली यही होता है कि हमें इन्हें कंज्यूम करना है। सो द पर्पस ऑफ इट इज़ कंजम्पशन, कि मुझे मतलब इसे कंज्यूम करना है, पर्पस क्या है हमारा, कंजम्पशन, ठीक है। तो अब हमारे इसमें भी क्या क्या है, दो दो पार्ट्स हैं इसके, दो मतलब इसको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं। एक हमारे हो जाते हैं कंजम्पशन गुड्स एंड एक हो जाते हैं हमारे कैपिटल गुड्स, ठीक है। हैंड राइटिंग को थोड़ा इग्नोर करना प्लीज़, बट देखो कंजम्पशन गुड एंड कैपिटल गुड, ये हमारे क्या हो गए, ऐसे करके आप उसे ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हो, गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, देन फाइनल गुड्स, एंड फाइनल के भी 2 टाइप। एंड इंटरमीडिएट गुड्स जो होता है हमारे, इनका पर्पस हमारा क्या होता है, इनका पर्पस इज सिंपली या तो इसको रीसेल करना, ठीक है, या तो मुझे इसे कहीं और बेचना है, या फिर क्या हो सकता है फर्दर प्रोडक्शन। एक मिनट, हाँ फर्दर प्रोडक्शन। अब देखो उसका एग्जांपल लेके समझाती हूँ, नहीं समझ में आया डोंट वरी। देखो फाइनल गुड क्या हुआ, मैंने जैसे बताया कि मैंने एक सीधा बिस्किट का पैकेट खरीदा, ठीक है, एंड मैंने क्या किया, उसको खा लिया, तो ये कैसे हो गया मेरा फाइनल गुड, इसको खा के ख़त्म कर दिया। लेकिन जबकि मैंने क्या किया मिल्क बाय किया, ठीक है, एंड उसको क्या किया, मान लो मेरी स्वीट शॉप है, मैंने उससे क्या कर दिया, मिठाई वगैरह बना दी, तो स्वीट्स बना दी, तो ये मेरा कैसा हुआ, मिल्क इज़ अ इंटरमीडिएटरी गुड फॉर मी, जबकि स्वीट्स कैसी होगी, फाइनल गुड्स हो गई। तो आई होप थोड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ होगा इसका,
कि अब मिल्क है ना, ये देखो ये इंटरमीडिएट गुड भी हो सकता है एंड फाइनल गुड भी। अगर मान लो किसी फैमिली ने इसको खरीदा है टू कंज्यूम, तो ये वहाँ पे फाइनल गुड की तरह एक्ट करेगा। लेकिन अगर जैसे मैंने बताया ये वाला एग्जांपल कि स्वीट्स बनाने के लिए उसका यूज़ हो गया, देन इट विल एक्ट एज अ इंटरमीडिएट गुड। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। एक सेकेंड। तो अब हम समझ लेते हैं हमारे कंज्यूमर, जो हमने ये समझे कंजम्पशन वाले। ठीक है, अब इसको हम लोग कंजम्पशन और कैपिटल, मतलब जो ये फाइनल गुड समझा है, इसका हम लोग पार्ट समझ लेते हैं। तो देखो, कंजम्पशन गुड हमारा क्या हुआ कि जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, मान लो मैंने कुछ फूड आइटम खरीदा, उसको खा लिया, है ना, मान लो सबवे का बर्गर खरीदा, उसको खा लिया, एंड वहाँ पर क्या हुआ, वो चीज़ मेरे लिए क्या होगी, कंजम्पशन गुड हो गई। कि मैंने जो चीज़ खुद यूज़ कर ली, मतलब कंज्यूम कर ली, समझो वो चीज़। कि मैंने मोबाइल फ़ोन यूज़ खरीदा, मतलब खरीदा और उसको यूज़ कर रही हूँ अपने लिए, तो वो कैसा हो गया, मेरा कंजम्पशन गुड हो गया। जबकि कैपिटल गुड हमारा क्या हो गया, कैपिटल गुड इज़ बेसिकली कि वो गुड जो और गुड्स को बनाने में काम आ रहा है, मतलब जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहा है, जिससे कैपिटल आ रही है बेसिकली। मान लो मैंने कोई मशीन खरीदी, वैसे तो मैं उसको डायरेक्ट यूज़ कर रही हूँ, यानी कि वो मेरे लिए एक फाइनल प्रोडक्ट ही है, लेकिन वो मेरा अब आगे भी हेल्प कर रहा है। मान लो जैसे कि एक मैंने प्रिंटर खरीद लिया, प्रिंटर कैसा है, अब वो मेरा काम तो आ रहा है, अब मैंने उससे प्रिंटर शॉप चला रखी है, वो मेरे लिए फाइनल गुड है, मैं ही उसको कंज्यूम कर रही हूँ, उसको ना रीसेल कर रही हूँ, ना उसे उसकी कुछ और प्रोडक्शन कर रही हूँ। प्रिंटर की ऐसा कुछ प्रोडक्शन नहीं हो रही, वो फाइनल गुड ही है, लेकिन उसकी मदद से आई एम प्रोड्यूसिंग समथिंग, कि मैं उसे मतलब प्रिंट करके दे रही हूँ कॉपीज़ वगैरह, तो वो कैसा हो गया, मेरे लिए कैपिटल गुड हो गया। सो आई होप यार इसका डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। एक और चीज़ है हमारी कि अब ना इसके फर्दर टाइप्स पे आ जाते हैं, कि अब हम अगर हम इसका कंज्यूमशन वाले में जाएँ तो ड्यूरेबल, ठीक है, इसमें आ गया सेमी ड्यूरेबल आ गया हमारा, नॉन ड्यूरेबल आ गया, मतलब बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन। ठीक है, वी कैन कैटेगराइज इट। एंड एक और होता है हमारा विच इज़ सर्विसेज। तो देखो, ड्यूरेबल में क्या हो गया हमारा, तो ड्यूरेबल कॉस्ट हमारे ड्यूरेबल गुड्स हमारे क्या हो गए, जिनको हम लोग क्या है कि एक लॉन्ग टाइम के लिए, लाइक एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिपीटेडली। लाइक मान लो हमारा फ्रिज हो गया, ठीक है, या फिर कार हो गई। ठीक है, एंड सेमी ड्यूरेबल में हमारा कैसा हो गया कि लाइक जैसे कपड़े वगैरह हो गए, कि उनको हम लोग एक लिमिटेड उस तक ही, मतलब एक ज़्यादा लंबे भी नहीं, लेकिन एक मतलब ठीक ठाक अमाउंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, मान लो 6 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हमारे कैसे हो गई, ये क्लोथ्स हो गए। देन हमारा नॉन ड्यूरेबल में कैसा आ गया, लाइक सब्जियां हो गई, वेजीज वगैरह, मिल्क आ गया, ठीक है, जो कि ख़राब हो जाते हैं, एग्स हो गए, ऐसे करके बेसिकली जिनका टाइम शॉर्टर है ड्यूरेशन का। अब एक चौथा पार्ट आ जाता है हमारा इसका सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती है हमारी, वो एक्टिविटीज़ जो कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करती है बेसिकली। लाइक जैसे मान लो कि टीचिंग एक सर्विस है, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट एक सर्विस है, लाइक हॉस्पिटल वगैरह जाना, वो सब बैंकिंग सर्विसेज हो गई। ठीक है, तो ये भी आई होप समझ में आ गया होगा, एंड ये पूरा जो मैंने समझाया ये भी क्लियर होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखो, अगर आप अब इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो इट विल बी मच ईजियर, जो मैंने पूरा एकदम क्लासिफिकेशन करके बताया, आई होप समझ में आया होगा सब कुछ। तो अब देखो, नहीं भी आया तो डेफिनेशन पढ़ के समझ में आ जाएगा। कंजम्पशन गुड्स हमारे कैसे हो गए, दोज फाइनल गुड विच आर यूज बाय द कस्टमर टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स डायरेक्टली जब सेटिस्फाई करते तब हमारा कैसा होता है, कंजम्पशन गुड। एंड ऑल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज बाय द कंज्यूमर आर कंज्यूमर गुड्स, की कोई भी मैंने गुड खरीदा है, कोई भी सर्विस खरीदी है जो मतलब कंज्यूमर ने खरीदी है, वो क्या होती है, कंज्यूमर गुड्स होती है। अब देखो ये क्या है, कैपिटल गुड्स कैसे हो गए, दोज फाइनल गुड विच आर यूज फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज। जैसे मैंने प्रिंटर वाला एग्जांपल दिया था सेम। तो दीज गुड्स आर ऑफ ड्यूरेबल नेचर, यहाँ प्रिंटर है ना वो ड्यूरेबल नेचर का है, एंड दे इंक्रीज द कैपिटल एसेट कैपिटल एसेट ऑफ प्रोड्यूसर। कि क्या करते हैं, कैपिटल एसेट को सॉरी, कैपिटल एसेट को बढ़ाते हैं हमारे जो प्रोड्यूसर है उसकी, मतलब एक तरह से कैपिटल ऐड ही कर रहे हैं ना उससे। मैंने प्रिंटिंग शॉप वाला बताया, तो अब उससे क्या हुआ, मेरे पास कैपिटल, मतलब कैपिटल मीन सिंपली मनी, मनी आ रहा है मेरे पास। तो अब देखो फाइनल गुड हमारा क्या हो गया, एक सेकंड, फाइनल गुड हमारा क्या हो गया, दोज गुड विच आर परचेज आइदर फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर्स और फॉर द इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर। मतलब वही मैंने जो ब्रॉडली क्लासीफाई करके बता ही दिया कि पहले गुड्स को हमने फाइनल एंड इसको दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, कि तो कंज्यूमर गुड्स हो गए हमारा, कंजम्पशन गुड बेसिकली, या फिर हमारा कैपिटल गुड्स, सेम चीज़, कि मतलब जो जो है उसका रीसेल या फर्दर प्रोडक्ट, हाँ ये देखो, दोज नॉट आर फॉर रीसेल और फर्दर प्रोडक्शन, फर्दर प्रोसेसिंग या प्रोडक्शन। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स भी मैं समझा ही चुकी हूँ कि जो कि हमारा फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, लाइक रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल काम कर रहे हैं यहाँ पे, या फिर रीसेल इन द सेम ईयर, अगर एक साल के अंदर नहीं होता है तो वो फाइनल गुड की कैटेगरी में हमारे आ जाते हैं। अब ये चीज़ वही है कि डू नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ मैनकाइंड डायरेक्टली। ठीक है, तो इसका एग्जांपल दे रखा है, सर्विस ऑफ लेयर यूज बाय फर्म्स, मैकेनिक्स, चार्टर अकाउंटेंट, रॉ मटेरियल, ये सब छोड़ो। तो देखो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि वैल्यू ऑफ एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ अ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो भी हमने
तो इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे, तो क्या है, वैल्यू ऑफ एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक। स्टॉक एंड फ्लो का अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखो स्टॉक क्या है, मान लो जो चीज़ हमने स्टोर कर ली एक तरह से, बेसिकली वो चीज़ कैसे हो गई स्टॉक। एंड फ्लो क्या है, जैसे मान लो यार एक टूटी है उसमें से पानी बह रहा है, ठीक है, तो वो कैसा हो गया फ्लो, है ना। और जबकि एक बकेट है, मैंने उसमें क्या कर रखा है, स्टोर कर रखा है पानी को, तो वो क्या हो गया स्टॉक। तो नॉर्मल यही चीज़ होती है स्टॉक और फ्लो का डिफरेंस। तो हमारी ये इन्वेस्टमेंट क्या होगी कि वैल्यू ऑफ एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ अ कैपिटल, कि हमने क्या किया कैपिटल के फिजिकल स्टॉक में जब वैल्यू एडिशन किया ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान, उसको हमने क्या बोला इन्वेस्टमेंट। इसको हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जांपल हो सकता है, मैं मान लो मैंने एक नई मशीन खरीदी, है ना, तो वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट थी, तो वो चीज़। अब हमारा डेप्रीसिएशन क्या हो जाता है, देखो डेप्रीसिएशन बेसिकली मीन्स किसी भी गुड की वैल्यू जो है वो कम हो जाना, कि मतलब गिर जाना, डेप्रीसिएट हो जाना। तो मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गुड्स, किस में, फिक्स कैपिटल गुड्स में, ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टीयर, या तो हो सकता है वो चीज़ पुरानी हो गई। लाइक मैंने मान लो 1 लाख का एक फ़ोन खरीदा, ठीक है, 1 लाख, एंड देन मैं उसको 3 महीने बाद बेचने गई, तो वो 50,000 का बिक रहा है, ठीक है। तब कैसा हो गया, उसकी वैल्यू कितनी हो गई, डेप्रीशिएट हो गई, कितने से, 50,000 से। तो ये क्या हो गया हमारा, देखो एक्सपेक्टेड ऑब्लिसिकेंस, या फिर मतलब वो क्या हो गया हमारा पुराना हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया टाइम की वजह से, कि लाइक अब वो चीज़ रेलेवेंट ही नहीं है, वो टेक्नोलॉजी वगैरह कि उससे बेटर चीज़ें आ चुकी हैं, है ना। तो वो चीज़ हमारा क्या हो जाता है डिप्रिशिएशन, मतलब वही कि जो उसके वैल्यू में, जो उसके एक्चुअल में जो उसकी वैल्यू थी उसमें जो मतलब डेप्रिसिएशन हुआ है, दैट इज डेप्रिसिएशन। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, इसको कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं, एंड 2-3 नाम और होते हैं हम इसके। So depreciation can be calculated by dividing the value of fixed capital by its expected life in years। की मान लो मैंने कोई फ़ोन खरीदा है ना, तो 1 लाख का था, तो अब मेरे को मैंने उसकी वैल्यू मान लो टाइम से डिवाइड कर दी 10 साल से, तो उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, वो चीज़ की हम ऐसे डेप्रिसिएशन हमें निकाल सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कितना डेप्रिसिएशन होगा। तो अब ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होता है हमारा, एंड नेट इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ नहीं सॉरी यार, ग्रॉस। ग्रॉस क्या होता है, देखो कि टोटल एडिशन मेड टू द फिजिकल स्टॉक ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हमने टोटल एडिशन कितना किया, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इट इंक्लूडेड डेप्रिसिएशन, इसमें डेप्रिसिएशन हमारा इंक्लूड होता है, तो इसमें क्या हो गया ग्रॉस, ठीक है। एंड हमारा नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया कि नेट एडिशन मेड टू द रियल स्टॉक ऑफ अ कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, कि मतलब हमने नेट मतलब जो पूरा इन्वेस्टमेंट हमने समझा कि कुछ इन्वेस्ट किया, लाइक स्टॉक्स वगैरह भी लोग खरीदते हैं ना, उसको भी तो बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट, की इन्वेस्टिंग की हमने, तो वो क्या होता है मतलब बेसिकली हमने कुछ एडिशन किया, एक तरह से वैल्यू एडिशन किया, तो वो चीज़ कि कितना एडिशन किया वो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया। एंड ये ग्रॉस एंड टोटल का क्या हो गया कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है एंड इसमें इंक्लूडेड होता है। अब हम आगे चलते हैं, तो ये यही है फॉर्मूला टाइप्स की, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। देन आ जाते हैं हमारा स्टॉक एंड फ्लो, ऊपर जिसमें जो एग्जाम्पल दिया द सेम वे आप समझ सकते हो। Variables whose magnitude is measured by a particular period of time are called stock variable, like wealth, asset वगैरह हो गई, मनी, इन्वेंट्री, इन सब की वैल्यू कैसे हम लोग एज अ स्टॉक हम इसको मतलब मेजर कर रहे होते हैं, मतलब कैसे देखो हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, कि हम उसे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम देख रहे होते हैं। तो अभी कैसा है, स्टॉक वेरिएबल इज नथिंग बट एन एक्यूमुलेटेड सम ऑफ फ्लोज, की जो सारे फ्लोज थे उन्हीं का सम, वो क्या होता है हमारा स्टॉक हो जाता है। स्टॉक क्या होता है, हुज मैग्नीट्यूड इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि हमने एक पीरियड ऑफ टाइम में देखा कि क्या फ्लो रह रहा है। मान लो नेशनल इनकम है हमारी, कि जो कंट्री की इनकम है वो ऊपर नीचे हो रही है, तो हमने उसको क्या किया, एक 6 महीने के पीरियड के दौरान हमने उसको मान लो, या एक फिजिकल ईयर के पीरियड के दौरान हमने उसको पूरा कंसिडर किया, चेंज इन स्टॉक, ठीक है, तो ये भी हमारा फ्लो में आ जाता है। सो अब हम समझते हैं हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमने पढ़ा था सर्कुलर फ्लो वाला चीज़ यूनिट 1 में। तो द सेम वे अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमारे क्या होता है, यहाँ पर हम लोग 2 सेक्टर इकोनॉमी कंसिडर कर रहे होते हैं बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड ओनली, ठीक है, कि कैसे जो है हमारा फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में जो गुड्स एंड सर्विस और मनी का कॉन्टीन्यूस फ्लो हो रहा है, कि कैसे जो है किधर से पैसा आ रहा है किधर जा रहा है, बेसिकली वो कि मान लो जैसे ये फर्म्स है एंड ये हमारा हाउस होल्ड है, तो अब फर्म से क्या हो रहा है, ये इसको क्या मिल रहे हैं हाउस होल्ड से, लेबर ऑफ प्रोडक्शन सॉरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा है, लाइक लेबर लैंड वगैरह, ठीक है। एंड इसको ये इसके लिए क्या है, ये एज अ मार्केट है, कि मतलब यहाँ पे ये अपने गुड्स वगैरह सेल कर पा रहा है, सो इधर से इसको रिटर्न में मनी आ रहा है, एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सर्विस के लिए इसके पास मनी जा रहा है, राइट, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। सो इट हैज़ नाइदर एनी एंड और नॉट एनी बिगिनिंग पॉइंट, ये सर्कुलर इन नेचर तो मैंने बता ही दिया कि क्या है, इसका ना कोई स्टार्टिंग का पॉइंट है ना कोई बिगिनिंग का पॉइंट है, ठीक है। So real flow shows the flow of produced goods and services and factor services between the firms and household. Abhi just I explained. So money flows shows the
फ्लो ऑफ कंजम्पशन की क्या फ्लो ऑफ कंजम्पशन है या फिर क्या जो हमारा इन्वेस्टमेंट है एक्सपेंडिचर वगैरह, ठीक है, फैक्टर पेमेंट्स बिटवीन फर्म एंड वो, मतलब पेमेंट किधर से किधर फ्लो हो रही है वो चीज़ नॉर्मली। लीकेज क्या है, देखो लीकेज इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ विड्रॉन फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, कि मान लो इसमें से कुछ भी जो है, जो इसको लाइक समझो इस सर्कल को तोड़ के जो चीज़ बाहर आ गई, लीक कर गई बेसिकली, तो वो चीज़ हमारी लीकेज कहलाती है। तो अब देखो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ विड्रॉन फ्रॉम द, वही मैंने बता दिया, जैसे कि टैक्स की फॉर्म में आ गई, सेविंग्स की फॉर्म में आ गई, इंपोर्ट्स की फॉर्म में आ गई, कि मान लो जो हाउस होल्ड है, अब इन्होंने क्या किया कि मतलब इंस्टेंट की अपनी पूरी इनकम लगा दी, पूरे सर्कुलर फ्लो में इनकम नहीं, इन्होंने क्या किया, मान लो हर महीने 1000 रुपये सेव कर ले, तो वो क्या हो गए, सेविंग्स हो गई इनकी। तो सेविंग हो गया, एक तरह से लीकेज हो गई हमारे लिए। तो अब देखो ये क्या हो गया, इंजेक्शन। इंजेक्शन क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ एडेड टू द सेम वे कि लीकेज निकली है, इंजेक्शन क्या हो गया कि इंसर्ट की है, इसमें ऐड किए बेसिकली। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी विच इज़ एडेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी। लाइक मान लो कुछ एक्सपोर्ट्स हो गए या गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हो गया या फिर इन्वेस्टमेंट या फिर कोई एक्सपोर्ट हो गया, तो उसकी वो, तो देखो ये क्या कर रही थी, हमारे सर्कुलर ऑफ उस फ्लो को स्लो कर रही थी, जबकि इसने क्या कर दिया, बूस्ट कर दिया, फ्लो को बढ़ा दिया, ठीक है, ये स्लो कर रही थी एंड ये जिसने इसको बूस्ट कर दिया। अगर ये चीज़ें नहीं भी समझ में आ रही है ना, जस्ट डोंट वरी, ये जस्ट एज अ डॉट्स काम करेंगी समझने में, लाइक बेस टाइप की, बिल्कुल इकोनॉमी नहीं पढ़ी होगी ना हम लोगों ने, तो इसकी वजह से क्या है कि मैं जस्ट समझा रही हूँ ताकि ये टर्म्स में ना पटको नहीं, समझ जाओ। तो वही चीज़ की, बाकी अगर नहीं समझ में आ रहा है डोंट वरी, जो मेन क्वेश्चंस आएंगे वो इधर से नहीं आ रहे होंगे। तो देखो अब क्या है, ये इकोनॉमिक टेरिटरी की क्या होता है कि इकोनॉमी या डोमेस्टिक टेरिटरी हमारी क्या हो जाती है, इट इज़ अ जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट इन विच पर्सन और गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली, कि जहाँ पे हमारे जो गुड्स हैं, पर्सन है, कैपिटल है, वो फ्रीली सर्कुलेट कर सकते हैं। इसका स्कोप क्या क्या होता है, पॉलिटिकल फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर एंड एयर स्पेस, ठीक है, जो भी हमारे पॉलिटिकली अवेलेबल वाटर या एयर स्पेस वगैरह है, ठीक है। तब इसमें क्या है, एम्बेसीज हो गई। एम्बेसीज क्या होता है बेसिकली, देखो एक कंट्री जैसे दूसरी कंट्री के लिए, मान लो इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के एम्बेसी है, तो वो क्या है, उससे कनेक्ट कराने में हमारी हेल्प करते हैं, तो ऐसा एम्बेसीज होती हैं, लेकिन इंडिया की एम्बेसी भी होगी नेपाल में, भूटान में, ऐसे करके, ठीक है। तो एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री बेसिस लोकेटेड अब्रॉड, जो अब्रॉड में है, जो इंडिया के, इसका उल्टा नहीं होगा, मान लो हमारे यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी है, तो वो हमारे उसमें कंसिडर नहीं होगी डोमेस्टिक टेरिटरी में या इकोनॉमिक टेरिटरी में, लेकिन जो अमेरिका में हमारी जो इंडियन एम्बेसी है वो हमारी ही टेरिटरी के अंदर आएगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स बिटवीन 2 और more कंट्रीज की, जो भी शिप एंड एयरक्राफ्ट है। अब देखो ये नहीं समझ में आ रहा है, जस्ट डोंट वरी, इसको बस सुन लो कि हाँ बाद में ना जस्ट ब्लैंक ना फील करो। तो अभी क्या है, फिशिंग वेसल्स हो गए, ऑयल, नेचुरल गैस रिग्स ऑपरेटेड बाय द रेसिडेंट्स इन द इंटरनेशनल वाटर, जो भी हमारे इंडियन शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट्स हैं, या फिर जो भी रेसिडेंस, मतलब रेसिडेंस जो है वहाँ के, 2 या 2 से ज़्यादा कंट्री के, वो ऑपरेट कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया, तो वो चीज़ हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी में हो जाएगी इंक्लूड, ठीक है। बेसिकली जो भी एरिया जो हमारी गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आ रहा है, पॉलिटिकल उसके अंदर आ रहा है, ठीक है, तो वो हमारे क्या हो जाता है, मतलब इट्स नॉट जस्ट कि फिजिकल बाउंड्री की, मान लो ये जैसे इंडिया का मैप है जैसा भी होता है, तो उसमें क्या है कि मैंने अब ये ऐसे फिक्स कर दिया कि नहीं ये वाला ही, तो ये चीज़ नहीं होगी। इंस्टेड नॉट जस्ट फिजिकल बाउंड्री, मैंने बताया ना कि दूसरी किसी कंट्री में, मान लो कोई कंट्री है तो इसकी जो इंडियन एम्बेसी है उसको भी तुम काउंट कर रहे हैं, तो नॉट अ फिजिकल बाउंड्री, बट तुम समझ रहे हो कि नहीं, मतलब उसमें किसको काउंट किया, ये सारी चीज़ें बताई दी हैं। अब देखो नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री क्या होता है कि हु नॉर्मली रिसाइड्स इन अ कंट्री एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। सिटीजन एंड रेजिडेंट में बहुत डिफरेंस होता है, कि मान लो मैं किसी कंट्री में रह रही हूँ एंड उसमें क्या है, मैं वहाँ की सिटीज़न नहीं हूँ, ठीक है, मान लो मैं यूएसए में गई, मैं वहाँ की सिटीज़न तो नहीं हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे रह रही हूँ, मैं वहाँ पर ही कमा रही हूँ, है वहीं पर ही कंजम्पशन कर रही हूँ, तो वो चीज़ क्या हुई कि मतलब मैं उन्हीं की इकोनॉमी में इन्वॉल्व हो रही हूँ, तो वो क्या होता है, उसका रेसिडेंस हो गया। अब नेक्स्ट का आता है हमारा फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है, इनकम अर्नड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, जो हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की से कमाई हमारी, लाइक लेबर हो गया, लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, ऑन्टरप्रेन्योरशिप वगैरह, ठीक है, बाय फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, लाइक रेंट, इंटरेस्ट, इन सब की फॉर्म्स में जो हमारी आती है वो होती है हमारी फैक्टर इनकम होती है। अब हमारे क्या होता है, ट्रांसफ़र पेमेंट्स। ट्रांसफ़र पेमेंट्स हमारी क्या होती है कि रेफर टू द इनकम रिसीव विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न, की मान लो कुछ स्कॉलरशिप हो गई, कोई टैक्स वगैरह हो गया हमारा, जो हमें मतलब पेंशन या ओल्ड एज स्कीम के थ्रू कोई पैसे मिल गए हमें गवर्नमेंट से, कि वहाँ पे हमने कुछ आज सच प्रोडक्शन नहीं किया, हमने कोई अपनी सर्विस या गुड्स नहीं दिया, लेकिन हमें फिर भी पैसा मिल गया, तो दे आर वन साइडेड पेमेंट, ठीक है ना, वन साइडेड पेमेंट मेड विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न।
ओल्ड एज पेंशन एंड, ठीक है, बिना हमने कुछ उसको रिटर्न में दिए हमें पेमेंट मिल गई। तो अब देखो क्या है, कैपिटल गेन हमारा क्या हो गया, एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स और फाइनेंशियल एसेट्स ओवर द टाइम gives it a higher worth than the purchase price. The gain is not realized until the asset is sold. इट मीन्स कि कुछ जो हमारा गेन हुआ कैपिटल एसेट्स में या फाइनेंशियल एसेट्स में ओवर अ टाइम, जिसकी वजह से उसकी परचेज प्राइस जो है वो बढ़ गया। मान लो मैंने जो है एक शेयर खरीदा था 100 रुपये का, जो उसमें जो मान लो कुछ बूस्ट आया एंड मेरे क्या हो गया वो 150 रुपये का हो गया, तो मेरी जो इसके साथ में कैपिटल गेन कितना हो गया 50 रुपये का। नॉर्मल केस में से इसको माइनस कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया, मेरा कैपिटल गेन हो गया। एंड मैं ये गेन कब तक का फ़ायदा नहीं उठा सकती। मान लो कि मैंने ये 100 का शेयर तो खरीदा था, मुझे पता है अभी इसकी वैल्यू जो है मार्केट में क्या चल रही है, 150 चल रही है, लेकिन मैंने इसको बेचा ही नहीं, उसके बाद इसकी वैल्यू 80 हो गई। तो मतलब समझ रहे हो, उस टाइम पे मैंने इसका यूटिलाइज़ किया नहीं, तो द गेन इज़ नॉट रियलाइज्ड अंटिल द एसेट इज सोल्ड। कि अगर मैं इसको बेच देती तब मेरे पास ये आती ना 50 रुपये। अभी तो मैं बस थ्योरेटिकली है कि हाँ ऑन पेपर मुझे पता है कि 50 रुपये आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। इसका मतलब क्या है, पेमेंट गिवन टू लेबर फैक्टर एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स वगैरह को जो पेमेंट दी गई है इन कैश और काइंड, मतलब सोचो कंपेंसेशन उनका कि जो उन्होंने सर्विस हमें दी है ना, जो लेबर सर्विस दी उसके बदले में जो उन्हें पैसे दिए गए हैं। इट इंक्लूड सैलरीज, वेजेस, बोनस, ठीक है, पेंशन, कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन अ सोशल, ये ना सिक्योरिटी है एक्चुअली, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वगैरह में, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, ये जो हमारे कैपिटल पेमेंट है ये दोनों हमारे ना नेशनल इनकम में, कैपिटल गेन एंड ट्रांसफ़र पेमेंट, ये दोनों हमारे नेशनल इनकम में काउंट नहीं होते, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्शन तो किया नहीं है, तो डायरेक्टली हमें लाइक एक तरह से ये फ्री में मिल गया, और ये भी हमारा कुछ हमने जनरेशन किया नहीं, कुछ प्रोडक्शन किया नहीं बिना उसके, तो हम इसको एज अ इन जब हम वाइल काउंटिंग द नेशनल इनकम इन्हें काउंट नहीं कर रहे होते हम लोग। ये हमारा कंपेंसेशन तो समझ में आ गया, इसको ऑब्वियसली हम लोग इंक्लूड कर रहे होंगे, ठीक है, जो भी हमारे एम्प्लॉयर ने उसको जो भी उसके काम के बदले पैसे वगैरह मिले हैं। देन आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ प्रोडक्शन, की जब प्रोडक्शन हो रहा है, मनी लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन, की जो हमने इनको सैलरी वगैरह दे दी, जो कंपेंसेशन दे दिया ऑलरेडी, उसके बाद भी जो पेमेंट हुई जो रह गई, वो क्या होता है हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। इट इज़ द सम ऑफ रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये क्या होता है हमारा प्रॉफिट, इंटरेस्ट और रेंट का हमारा सम होता है। मतलब जैसे कि हमारे पास मान लो कि कुछ पैसे बच गए, ठीक है, जैसे 10,000 में से हमने पूरे जो वेजेस वगैरह दे दिए उस 7,000 दे दिए, तो हमारे पास जो 3,000 बच गए ना टोटल में से, वो हमारा क्या ऑपरेटिंग सरप्लस, राइट। अब देखो क्या सब्सिडीज़ क्या होती है, कि सब्सिडी क्या मतलब इट इज़ एन अमाउंट ऑफ मनी गिवन डायरेक्टली टू द फर्म्स, कि हमने जो डायरेक्टली फर्म्स को दे दिया बाय द गवर्नमेंट टू एनकरेज प्रोडक्शन और कंजम्पशन, ये सब चीज़ को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने लाइक काइंड ऑफ हेल्प की ना उसकी, उसको बोलते हैं सब्सिडीज़। सो इट रिड्यूस द मार्केट प्राइस, इसकी वजह से मार्केट प्राइस जो है वो कम हो जाता है। मान लो फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे दी, फूड पे दे दी, फ्यूल पे दे दी, किसी भी उस पर, ठीक है, एंड इसका तो मैंने बता दिया कि मार्केट प्राइस जो है इससे कम हो जाता है। अब हमारे क्या आता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, कि मार्केट वैल्यूज ऑफ ऑल, ठीक है, मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय एन एंटरप्राइज ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ये क्या हो गया हमारा, एक अकाउंटिंग ईयर में एंटरप्राइज द्वारा कितने जो हमने जो कितना प्रोड्यूस किया गया ना, बेसिकली कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट। कि हमारे आउटपुट की वैल्यू क्या आई, कि जो भी हमने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं पूरे ईयर में, वो चीज़ हमारी क्या हो गई वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट कैन बी कैलकुलेटेड बाय सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। ये सारी टर्म्स ना जब हम पढ़ेंगे कि जो हमारे इनकम को कैलकुलेट करने के लिए मेथड्स है डिफरेंट, उनमें ये सारे टर्म्स काम आ रहे होंगे। तो अब इन पर थोड़ा ध्यान देना, समझ लेना, मैं दोबारा भी समझा दूंगी उधर, लेकिन स्टिल बेस यहीं से बनेगा। अब आ जाता है हमारा वैल्यू एडेड। देखो वैल्यू एडेड क्या हो गया, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अ फर्म एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स बॉट फ्रॉम द अदर फर्म्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। वैल्यू एडेड हमारा क्या हो गया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इन वेरी सिंपल टर्म्स कि फर्म ने खुद कितनी वैल्यू ऐड की उस प्रोडक्शन में। तो अब इसको हम कैसे निकाल सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब आ जाते हैं हमारे एग्रीगेट्स। इसमें ना एग्रीगेट्स भी दो टाइप के होते हैं, एक तो हमारे डोमेस्टिक एंड एक हमारे नेशनल। इसको समझाने से पहले मैं ज़रा एक बारी वाइट बोर्ड पर समझा देती हूँ, तो एक मिनट चलते हैं, एक मिनट। सबसे पहले तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट्स। एग्रीगेट या फिर ये बेसिक कंसेप्ट्स में इसके नाम से आ सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। एग्रीगेट हमारा क्या होता है, देखो एग्रीगेट इज़ लाइक टोटल सम या कुछ टोटल, ये हमें समझ में आ रहा है राइट। कि मैंने आपसे पूछा कि आपकी परसेंटेज कितनी है, आपने बोला कि क्या बताऊँ एग्रीगेट परसेंटेज, या फिर सोचो CGPA कितनी है। तो जैसे हमारी जो SGPA है मतलब सेमेस्टर की होती है, CGPA क्या होती है एक तरह से क्यूमुलेटिव एग्रीगेट टाइप होती है।
या सो एग्रीगेट हमारा क्या होता है, सम या टोटल की, मतलब हमने अलग अलग वैल्यूज़ को जोड़ा, ठीक है, तो उसको हमने क्या बोल दिया, एग्रीगेट हमारी। तो जो हमारी एग्रीगेट होते हैं ना, पहले देखो एग्रीगेट से पहले 3 चीज़ें बताऊंगी, उनको प्लीज़ याद रखना आप लोग, बहुत ही काम आएंगी। देखो एक मिनट, इससे ना फॉर्मूलेज वगैरह आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमारा देखो, एक होता है हमारा ग्रॉस, एक मिनट, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड। तो देखो एग्रीगेट समझ में आ गया, अब देखो ये चीज़ याद रखने वाली है कि एक तो चीज़ याद करो, पहले क्या होता है ग्रॉस, और एक चीज़ होती है हमारी नेट, एक ग्रॉस एंड एक चीज़ होती है हमारी नेट, एंड उसके अलावा क्या हो जाती है डोमेस्टिक, और एक चीज़ होती है हमारी नेशनल। अब देखो इन लोगों में, इन दोनों में रिलेशन क्या है, देखो अगर ग्रॉस चीज़ है कुछ एंड हमें उसे नेट में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से डिप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि इसमें डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, एंड हमें अगर इधर से इधर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस डिप्रिसिएशन। सेम वे हमारा जैसे नेशनल है, तो देखो डोमेस्टिक एंड नेशनल में हमारा क्या होगा कि अगर हमें नेशनल से डोमेस्टिक में कुछ चीज़ कन्वर्ट करनी है या फिर हमें वो करना है, हम इसमें क्या प्लस करेंगे, हाँ सॉरी नेशनल से तो उल्टा कर दिया, नेशनल से हमें डोमेस्टिक में जाना है तो माइनस एन आई एफ ए। एन आई एफ ए क्या है हमारा, एन आई एफ ए इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे माइनस करेंगे, जब हमें इधर, सॉरी यार मैंने क्या कर रही हूँ, एक मिनट ना, जब हमें डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक हमारा कैसा हो गया, उसमें से हमने क्या किया, प्लस करेंगे एन आई एफ ए नेशनल तक जाने के लिए। एन आई एफ ए हमारा क्या है, बेसिकली जो इनकम हमारी अब्रॉड से आ रही है, दैट इज़ जस्ट एन आई एफ ए। तो ये चीज़ आप याद रखना, ये 2 चीज़ें, एंड एक और चीज़ है वो भी मैं बता देती हूँ जैसा सेकेंड। देखो तीसरी चीज़ आपको क्या याद रखनी है, एक होता है हमारा फैक्टर कॉस्ट जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है, और एक होता है हमारा मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में क्या रिलेशन है, देखो फैक्टर कॉस्ट बेसिकली कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो चीज़, मतलब उसको यूज़ करके हमारी जो कॉस्ट लगेगी, मतलब मान लो एक चीज़ है वाई एंड उसको बनाने में हमारी फैक्टर कॉस्ट कितनी आई, मान लो उसको बनाने में जो लागत आई वो हमारी 20 रुपये आ गई, ठीक है, और मार्केट प्राइस उसका जो हमारा क्या बोलते हैं इसको, मार्केट प्राइस को, कि मतलब उसका जो बाजार में जो रेट चल रहा है वो क्या हो गया हमारा मार्केट प्राइस हो गया, कि मान लो वो बनी तो वो 20 की थी, लेकिन अब उसमें से और चीज़ें डाल के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह डाल के वो 30 रुपये की बिक रही है। तो अभी कैसे हो गया, हमारा फैक्टर कॉस्ट हमारा 20 थी एंड मार्केट प्राइस हमारा 30 हो गया। तो ये दोनों चीज़ें भी याद रखना, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। बाकी एक मिनट, देखो अब इन दोनों में रिलेशन क्या होता है कि अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है एंड उससे मुझे क्या निकालना है, हमारा मार्केट प्राइस निकालना है। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है, मार्केट निकालना है, तो मैं क्या कर दूँ इसमें एन आई टी प्लस कर दूँगी एंड उल्टे में हम लोग एन आई टी माइनस कर देंगे। एन आई टी क्या है हमारा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो अब अगर हम इन तीनों चीज़ों को मिला दें कि एक तो ये वाली चीज़ हमारा एंड एक ये वाला एंड एक ये वाला, तो इनको जब मिला देते हैं ना हम लोग, तो हमारे क्या बनते हैं, एग्रीगेट्स बनते हैं, 8 एग्रीगेट्स। तो एग्रीगेट्स जो थे हमारे, इनको हम लोग 2 पार्ट्स में पहले कैटेगराइज करते हैं, एक तो हमारे हो गए डोमेस्टिक एग्रीगेट्स, देन आ जाते हैं हमारे नेशनल एग्रीगेट्स, ठीक है। अब देखो सब में क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, राइट, तो नेशनल, तो इसमें प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, ठीक है, द सेम वे 4 इधर भी होंगे, प्रोडक्ट 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 एंड प्रोडक्ट हमारा। तो अब देखो इसमें क्या है, पहले हमने क्या किया, ये सारे डोमेस्टिक हैं तो डोमेस्टिक 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 एंड डोमेस्टिक, ये सारे नेशनल हैं तो एन पी एन पी एन पी एंड एन पी। अब हमारे क्या हो गया, जैसे हमने ऊपर पढ़ा अभी ग्रॉस और हमारा नेट, तो ग्रॉस ग्रॉस नेट नेट, ग्रॉस ग्रॉस नेट नेट, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, 8 टर्म्स हो गए। अब आप बोलोगे इनको 2 बार क्यों लिखा हुआ है, तो हम लोग ने जी डी को, जी टी पी जो है, एक तो इसमें हम लोग, एक हमारा ये होता है फैक्टर ऑफ कॉस्ट वाला एंड एक मार्केट प्रोडक्शन वाला, सेम वे ये भी, ठीक है, इनको डिटेल में भी हम लोग कवर करेंगे। तो ये हमारे 8 एग्रीगेट्स हो जाते हैं। तो डोमेस्टिक एग्रीगेट्स पढ़ते हैं अब हम लोग। तो देखो डोमेस्टिक इनकम सबसे पहले क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम इज हमारी एन डी पी, ठीक है, एन डी पी एट फैक्टर कॉस्ट जो हमने पढ़ा था। एक मिनट, इसका मतलब अगर हम समझे तो क्या है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने साल में कितनी इनकम अर्न की है, वो क्या हो गई हमारी डोमेस्टिक इनकम, यानी कि फैक्टर ऑफ कॉस्ट जो थे हमारे फैक्टर कॉस्ट, उन्होंने कितनी इनकम अर्न की है उसको हम बोलेंगे हमारी डोमेस्टिक इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर ऑफ कॉस्ट, है ना थोड़ा, चलो कोई नहीं। अब देखो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, एक मिनट, ये देखो, तो इट इज़ अ फैक्टर इनकम अकरिंग टू द
ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि इन मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ओनर्स हैं उनको हो रही है वो इनकम, फॉर सप्लाइंग फैक्टर सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग ईयर में जो ओनर है, मान लो मैं एक ओनर हूँ, ठीक है, एंड मेरे पास मान लो कुछ ज़मीन है जो, ठीक है, खाली पड़ी है, मेरे किसी काम की नहीं, मैंने क्या किया, उसको किसी काम पर लगा दिया, उसको किराए वगैरह पर दे दिया, ठीक है। कोई एक और घर है, ठीक है, वो भी काम का नहीं है, मैंने क्या किया, सो मान लो कि मैं, मेरे पास क्या है, कुछ एक खाली ज़मीन पड़ी थी, मैंने उसको क्या कर दिया, किराए पर दे दिया। तो मतलब वो मेरा क्या था, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन था, ठीक है, मैंने उसको दिया किराए पर। तो अब उससे क्या हुआ, मतलब मैंने फैक्टर सर्विस दी, अब उससे जो मेरी इनकम आई वो मेरी क्या हो गई, डोमेस्टिक इनकम, क्योंकि मैंने ये डोमेस्टिक टेरिटरी के अंडर किया तो ये डोमेस्टिक इनकम के अंदर आएगी। अब देखो, अगर हम देखें NDFC हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो मैंने जो ऊपर 3 चीज़ें याद करवाई थी ना, NDP एट FC। अब देखो, अगर जब हमें नेशनल से हमें किस में जाना है, हमें किस में कन्वर्ट करना है, उसको लेफ्ट साइड में लिख लिया। देन हमें इसे कन्वर्ट करना है अगर GDP में, GDP एट MP। तो देखो तीनों चीज़ें हमारी जो है ना अलग हैं, दो चीज़ें, मतलब देखो नेशनल से इसमें जाना है तो हमें क्या करना था, डेप्रीसिएशन को हमें प्लस करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमने देखा था कि नेट से ग्रॉस में जाने में हमें डेप्रीसिएशन को प्लस करना पड़ता है। देन हमारा क्या हो गया, ये तो सेम है। देन हमारा है FC और MP। अब हमें FC टू MP जाना है, मैंने ये पढ़ाया था ना कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से MP पर जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, NIT को हमें माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि डेप्रीसिएशन एंड NIT, सॉरी इधर यहाँ से यहाँ जाते वक्त तो प्लस करना होता है ना NIT। तो अब ये क्या हुआ हमारा कि GDP में से अगर हम लोग इसको माइनस कर दें, डेप्रीसिएशन प्लस NIT को माइनस कर दें, तो ब्रैकेट खुलने के बाद ये माइनस हो गया ना, तो ये चीज़ अगर हमारी हो जाती है तो ये हमारा क्या जाता है, हमारा NDFC। तो सिंपल इसका फॉर्मूला देखो, अब इसको ज़्यादा रटना नहीं पड़ा ना। आई होप ये समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो यू कैन कमेंट डाउन, मैं दोबारा इसके लिए छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड भी कर दूंगी। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वही की एक मार्केट वैल्यू है ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स, सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, जो कि ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट, मतलब जो मतलब सारी यूनिट्स ने प्रोड्यूस किए हैं जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, GDP, ठीक है, ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में कितना हमारा जो हुआ है उसकी जो हमारी पूरी मार्केट वैल्यू हुई वो चीज़। देन आ जाता है हमारा नेट डोमेस्टिक, ये जो हमारा क्या हुआ, NDP इज इक्वल्स टू GDP माइनस डेप्रीसिएशन, सिंपल सी बात है, ये डेप्रीसिएशन इसका नीचे लिखा हुआ है। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी, राइट। अब हम चलते हैं आगे इसमें हमारे नेशनल एग्रीगेट्स पे। नेशनल एग्रीगेट्स में हमारा क्या आ गया, तो एक और पॉइंट कि हम लोग यहाँ पे फाइनल गुड ही क्यों कंसीडर कर रहे हैं, वाई नॉट इंटरमीडिएट गुड और एनी अदर गुड, फाइनल गुड क्योंकि जो हमारे फाइनल गुड है उसी में इंटरमीडिएट, जैसे मैंने बताया फाइनल गुड मान लो बिस्किट है, उसी में आटे की कॉस्ट भी हमारी आ जाएगी, राइट, उसी में हमारी चीनी की कॉस्ट भी आ जाएगी, अगर ड्राई फ्रूट्स वाले बिस्किट है तो ड्राई फ्रूट्स की कॉस्ट भी उसी में आ जाएगी, है ना। तो फाइनल गुड में वो चीज़ें कंसिडर होगी, दैट्स वाई वी कंसिडर इट एज अ फाइनल गुड। जो फाइनल गुड है उन्हीं की हम लोग प्रोडक्शन, उसी की हम लोग गुड एंड सर्विस कंसिडर करते हैं कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। सो जस्ट डोमेस्टिक वाले में ये ध्यान रखना कि मतलब जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हो रहा है, यानी कि इंडिया के अंदर हो रहा है, भले ही रेसिडेंट कर रहे हैं नॉन रेसिडेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो मैटर नहीं करता है, जस्ट मैटर करता है कि लोकेशन, राइट। अब हम पढ़ेंगे हमारे नेशनल एग्रीगेट्स, जैसे अभी हमने ये पढ़े तो अब नेशनल एग्रीगेट्स सीखेंगे। तो फर्स्ट है हमारा ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी कि GNP एट MP। ये क्या है हमारी, देखो अगेन ग्रॉस है, ग्रॉस से याद रखना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसेस बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड अब्रॉड, कि मतलब जो भी वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ टेरिटरी हम लोग जो कंसिडर कर रहे थे ना, डोमेस्टिक वाले में हम लोग कंसिडर कर रहे थे कि मतलब फिजिकल बाउंड्री नहीं है और वो सब। अब नेशनल वाली में क्या होता है कि यहाँ पे जो है नॉर्मल रेसिडेंट्स जो हो गए, कि जो रहते हैं यहाँ पे वो लोग हो गए, कि मतलब जो इंडियन रेसिडेंट्स हैं वो इंडिया में रह रहे हैं, वो चीज़ हमारी क्या होगी, ये कि नेशनल में कंसिडर होगी। देन दूसरा क्या हो गया हमारा कि अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है वो अब्रॉड में रह रहा है तो वो भी हमारा क्या हो गया, नेशनल। एंड अगर कोई फॉरेन रेसिडेंट जो है इंडिया में रह के अर्न कर रहा है तो वो क्या हो गया हमारा, एक वो नेशनल नहीं होगा, मतलब मैंने उल्टा बोल दिया कि वो नेशनल नहीं होगा, लास्ट वाला जो बताया कि अगर कोई फॉरेन रेजिडेंट इंडिया में अर्न करे तो हम उसको नेशनल में नहीं कंसिडर करेंगे, डोमेस्टिक वाले हमने कर लिया, लेकिन नेशनल में हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। मतलब नेशनल बेसिकली वही कि जो जो जिसके पास नेशनैलिटी एक तरह से मान सकते हो वो जो कर रहा है उसके बेस पे। तो इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एंड अब्रॉड ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, तो ये GDMP हमारा क्या हो जाता है, ये एक सेकेंड, GDP MP लिखा है, देखो GDP MP। अब जो मैंने फॉर्मूले याद करवाए ना उससे आप किसी भी उसका निकाल सकते हो, इन केस न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं तो आपको पता है कि अगर मुझे एक चीज़ दे रही है तो दूसरी चीज़ पे जाना मेरे लिए नॉट सो डिफिकल्ट। हमें ना सॉरी ये निकालना था, एक मिनट हमें GNP से निकालना था, यानी कि हम अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो GNP
MP हमें अगर निकालना है, ये चीज़ निकालनी है हमें, तो हमें क्या करना होगा, उसको लेफ्ट साइड में लिख लिया। देन हमने क्या किया, किस में कन्वर्ट करना है, GDP MP में। बाकी सारी चीज़ देख रहे हो सेम है, ये चीज़ सेम है, ये चीज़ सेम है हमारी, राइट। ये क्या डिफरेंस है, नेशनल से डोमेस्टिक। हमने पढ़ा था नेशनल से डोमेस्टिक वाले में क्या चीज़ थी हमारी, हमें इसमें जो हमारी वो है ना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, वो ऐड करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे ये ऐड कर दी, राइट, कि हम नेशनल से डोमेस्टिक में जा रहे हैं। तो हमारी हो गई। आप देखो ये क्या है, NI नेशनल इनकम, NNP FE, FE नहीं FC है एक्चुअली, यहाँ पे ना टाइपिंग मिस्टेक है, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट हमारा। तो ये क्या है, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ ऑल द फैक्टर्स इनकम अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ अ कंट्री इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। ये कमाई कितनी, मतलब कितना उन्होंने कमाया है इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी टेरिटरी एज वेल एज अब्रॉड की, मतलब डोमेस्टिक के अलावा अब्रॉड में भी। नेशनल में मतलब हो गया कि मतलब समझो इसमें तो हम लोग सिर्फ ये देख रहे थे कि हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो चीज़ आ रही है उसमें कितना अर्न हुआ है, भले ही वो रेसिडेंट ने किया, नॉन रेसिडेंट ने किया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग कि अब्रॉड में भी देख रहे हैं हम लोग वो चीज़, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो हमारी NP हमें क्या करना है, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक मिनट, मान लो हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्या है देखो, नेशनल से एकदम तो डोमेस्टिक में जा रहे हैं, तो NIFA ऐड होगा, ठीक है। तो हमारा बाकी चीज़ें तो सेम है, राइट। तो हमारी क्या होगी, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम ऐसे निकलती है, डोमेस्टिक इनकम हम लोग ऊपर देख ही चुके हैं, राइट। तो ये देखो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि अगर ग्रॉस है तो उसमें हम क्या करते हैं, नेट प्लस डेप्रिसिएशन करते हैं। नेशनल क्या होता है हमारा, डोमेस्टिक प्लस NIFA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हमारा होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, यह होगा NIFA। एंड ये मार्केट प्राइस में क्या करते हैं, ये हम NIT ऐड करते हैं। सेम चीज़ जो मैंने उसमें चार्ट टाइप बना के समझाई थी। एंड हमारा NIT क्या हो जाता है, NIT ये भी याद कर लो, NIT मीन्स इनडायरेक्ट टैक्सेस। जो हमारे IDT हैं उनमें से हम अगर लोग सब्सिडीज माइनस कर दें तो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है। एंड हमारी जो है ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या है, जो भी हम लोग वहाँ से अब्रॉड से कमा रहे, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फैक्टर इनकम रिसीव, कि जो हमने फैक्टर इनकम रिसीव की अर्नड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री, जो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उन्होंने जो भी कमाया, एंड द फैक्टर इनकम पेड टू द नॉन रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री, जो हमने उनको पे की, उसका डिफरेंस हमारा क्या हो जाता है। मतलब अगर सिंपल से समझाऊँ ना, इसको छोड़ो, आप ये फॉर्मूला याद रखना कि NIFA हमारा क्या होता है, NFIA, कि इसको बोलते हैं फीफा माइनस फीटा, ठीक है, फीफा माइनस फीटा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो हमें अब्रॉड से फैक्टर इनकम आई, एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, जो हमने उनको दी, बेसिकली वो चीज़, ठीक है। जैसे कि ये जीरो भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, एंड पॉजिटिव भी हो सकती है। कि मान लो कि जितनी इनकम मतलब हमारे पास जो हमारे रेसिडेंस के थ्रू आई, वो आई मान लो 600 रुपये, एंड जो हमने दी वो दी 500 रुपये, तो हमारी माइनस करके कितने हो गए, 100 रुपये हो गई। इन द सेम वे 600 ही आई थी तो जीरो भी हो सकती है। तो अब देखो कॉम्पोनेंट्स क्या क्या होते हैं NIFA के, NFIA के, कि नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, एंड नेट रिटेनिंग अर्निंग ऑफ रेजिडेंट्स एंड कंपनीज फ्रॉम अब्रॉड। हमने ये टर्म ऊपर पढ़ ली थी ना, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की, मतलब जो भी उन्हें सैलरी या वेजेस मिल रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जो भी हमारे जो नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं उनको अब्रॉड से काम करके, जो भी मान लो जो भी काम कर रहे हैं वो लोग, उनसे उन्हें सैलरीज या वेजेस या जिस भी फॉर्म में मनी मिल रहा है, उन्होंने जो काम किया उसके बदले में, वो हमारा क्या हो गया, नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। सेकेंड हमारा क्या हो गया, हाँ सॉरी, ये तो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय बताया मैंने। नेट क्या हो गया हमारा, नेट कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कि मान लो कि एक कोई इंडियन इंजीनियर है हमारा, वो ना फॉरेन में कमा रहा है मान लो 10 लाख रुपए, ठीक है। एंड कोई फॉरेन आया हुआ है, फॉरेन इंजीनियर यहाँ पे मान लो स्पेन से, वो यहाँ पे काम कर रहा है, एंड वो यहाँ पे कमा रहा है हमारे 10 लाख कमा रहा था, ये कमा रहा है मान लो 2 लाख रुपये, है ना। तो अब हमारा नेट मतलब इन दोनों को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 2, तो ये हमारा 8 हमारा नेट ही होगा। तो समझ रहे हो कि हमने एक तो इंडियन वाले को कितना मिला और हमने उसको फॉरेन वालों को कितना दिया, ये चीज़ हमारी हो जाती है। देन आ जाता है हमारा सेकंड वाला, मान लो कोई इंडियन कंपनी है, उसको बाहर जाके प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, एंड कोई फॉरेन कंपनी है उसको इंडिया प्रॉफिट हुआ 7 लाख का, तो हमारा नेट कितना हो गया, 3 लाख का। कितना प्रॉपर्टी या ऑन्टरप्रेन्योरशिप से प्रॉफिट हुआ, बेसिकली वो चीज़। और ये हमारा क्या हो गया कि रिटेन्ड अर्निंग ऑफ रेजिडेंस अब्रॉड। एक मिनट, इसका मतलब हमारा क्या होगा कि इंडियन कंपनीज जो हमारी जो है इंडियन कंपनीज वो अब्रॉड में ऑपरेट कर रही हैं, तो उनका प्रॉफिट का वो हिस्सा जो बेसिकली कंपनी के पास ही रिटेन रह रहा है, ठीक है, वो चीज़। तो ये भी हमारे फैक्टर ऑफ इनकम में आती है। हमारे क्या हो गया, मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन ऑफ इनकम, लाइक सुपर 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 इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार, मैं थोड़ा ना क्लीन कर देती हूँ।
देखो अब ना 3 मेथड्स हैं हमारे पास, एक सेकेंड जस्ट। अब देखो इसमें ना हमारे पास 3 मेथड आते हैं, एक तो वैल्यू एडेड मेथड, एक हमारा हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड एंड एक हो जाता है इनकम मेथड। सो द मेथड्स फॉर अकाउंटिंग ऑफ, एक मिनट ये ना, हाँ, मेथड्स फॉर अकाउंटिंग ऑफ जो भी है हमारा नेशनल इनकम, एक मिनट, अकाउंटिंग ऑफ नेशनल इनकम। तो ये कैसे, हमारे पास 3 मेथड्स हैं, 1 2 एंड 3। फर्स्ट हमारा है इनकम मेथड, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड तो क्या है, कोई भी 3 मेथड है ना इनकम मेथड। देन हमारा हो जाता है एक्सपेंडिचर मेथड एंड थर्ड हमारा क्या हो जाता है, वैल्यू एडेड मेथड, एक मिनट, वैल्यू एडेड मेथड। तो ये हमारे 3 मेथड है। अब देखो इस पर क्वेश्चन कैसा आता है हमारा कि पहले तो बताओ कि नेशनल इनकम होता क्या है, देन उसके बाद हो सकता है कि आगे बता दो कि स्टेट द मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, या फिर अकाउंटिंग, मेजरिंग, ऐसे कोई भी टर्म हो, एस्टिमेटिंग। तो समझ जाना कि इन्हीं 3 मेथड्स की बात हो रही है। अब इन तीनों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एंड इनके फॉर्मूलाज भी बहुत ही सिंपल है, बट इसको रटने का ट्राई करने की जगह समझने का ट्राई करना, लॉजिक पे थोड़ा ध्यान देना कि कैसे हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, कैसे नहीं। मतलब थोड़ा थोड़ा तो रटना पड़ेगा ही, बट स्टिल थोड़ा समझोगे ना तो रटना भी ईजी हो जाएगा। आप देखते हैं आगे। तो देखो पहला मेथड है, पहले ना इनकम से स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। इनकम मेथड में देखो क्या है हमारा, इनकम मेथड यानी कि फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले इसका लॉजिक समझते हैं, इसको ना फैक्टर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी बोलते हैं। तो ये क्या है हमारा कि बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि जो भी हमारी प्रोडक्शन से जो भी इनकम जनरेट हुई है ना, वो इनकम बेसिकली क्या होती है हमारी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। तो अगर मैं बताऊं कि देखो जैसे कि इनकम है, मान लो हमारी जो भी जनरेट हुई पूरी प्रोडक्शन से, तो वो हमारे जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, लैंड, लेबर वगैरह, उसमें जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है। तब हम क्या करते हैं कि अगर हम इन सारे फैक्टर्स को जोड़ देते तो हमें नेशनल इनकम मिल जाती है। अलग अलग फैक्टर्स ऑफ उनको हम लोग मान लो कुछ एक फैक्ट्री है, वहाँ पर कुछ प्रोडक्शन हुई 50,000 रुपये की, ठीक है। अब उसमें जो है ना लेबर्स थे, उनकी कुछ सैलरी गई होगी, राइट, सैलरी के फॉर्म में, और कुछ लैंड का रेंट गया होगा, ठीक है, और कुछ मान लो और किसी चीज़ में जो भी है, कुछ बैंकिंग सर्विस में कुछ पैसे गए। तो ये सोचो कि ये सारी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम सोच रहे हैं इसमें इनकम मेथड में कि जो इनकी इनकम आ रही, जो मान लो लेबर की इनकम है, उनसे अगर हम कैलकुलेट कर लें तो हमारे क्या हो जाएगा, पूरे इनको जोड़ दें तो हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। कि मान लो घर में 4 लोग हैं एंड मैं सोचती हूँ कि A% जो है वो 20 रुपये कमाता है, B% जो है वो 10 रुपये कमाता है, C D ऐसे करके 4 लोग हैं ना, ये 5 रुपये कमाता है एंड ये 100 रुपये कमाता है। तो अगर मुझे पूरे अपने घर की इनकम जाननी है तो मैं इन सबको कैलकुलेट कर दूंगी कि ये कितना कमा रहा है, ये कितना कमा रहा है, तो ऐसे करके, ठीक है। सो नेशनल इनकम में हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे हमारा, एक मिनट, यहाँ पर ना हम लोग NDFC कैलकुलेट, NDP@FC कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि NDP@FC हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ये अगेन यहाँ पे मिस्टेक है, देखो। सो डोमेस्टिक इनकम को हम लोग इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो 3 चीज़ें, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, वही सैलरीज वगैरह पढ़ा चुकी हूँ मैं, राइट। एंड देन क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सरप्लस, ये टर्म भी हम लोग पढ़ चुके हैं। देन आ जाता है मिक्स्ड इनकम। तो ये 3 चीज़ों को अगर हम समअप कर दें तो हमारे क्या आ जाता है, ये जो डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारी आ जाती है। इस वजह से हमारी डोमेस्टिक इनकम आ गई। देन हमने क्या किया, नेशनल इनकम निकाली। नेशनल इनकम निकालना कोई मुश्किल बात है, आप देखो ना, ये चीज़ ही है बस, नेट हमें नेशनल से डोमेस्टिक में जाना है तो NIFA प्लस कर दिया, राइट। वेरी सिंपल। वो जो 3 लॉज, या उसको कुछ भी बोल लो, लॉज तो वैसे सही नहीं है उसको बोलना, कुछ भी बोलो, 3 चीज़ें, वो चीज़ें याद रखना, बहुत ईजी हो जाएगा डराइव करना। 100 फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, बस 3-4 चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। एंड कोई भी अगर मान लो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, तो मान लो अगर आपको ये दे रखा है, आपको बोल रखा है डोमेस्टिक इनकम जो है वो 50,000 रुपये है, तो और हमें ये दे रखा है NIFA जो है 2,000 रुपये है, तो उसकी अब नेशनल इनकम निकालो। अब जिसको आइडिया ही नहीं है कि भाई कैसे निकालते हैं, आपको पता है कि इसमें 100 चीज़ दे रखी है, मेरे काम की 1-2 चीज़ें हैं, तो मैंने क्या किया, 7,000 मेरी नेशनल इनकम आ गई, राइट। तो कुछ मुश्किल नहीं है, ऐसे करके हो सकता है न्यूमेरिकल दे दे, वैसे वेरी लेस चांस की न्यूमेरिकल आएंगे, बट स्टिल फॉर ऑन द सेफर साइड फॉर्मूला तो आपको याद करनी ही है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन तो फॉर श्योर आएगा, राइट। एंड एक और चीज़, इस ऑपरेटिंग सरप्लस को हम लोग क्या करते हैं, P+R+I, यानी कि प्रॉफिट प्लस रेंट प्लस इंटरेस्ट से जो भी हमारी इनकम जनरेट हुई, हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस में उसे काउंट कर रहे होते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस हमारा क्या था कि ऑपरेशन का जो एक्स्ट्रा कॉस्ट, जो मनी बच गया हमारा, सरप्लस मतलब क्या होता है, जो एक्स्ट्रा कि वेजेस देने के बाद ही, इस चीज़ को निकालने के बाद जो हमारा बच गया उसको हम ऑपरेटिंग सरप्लस बोल रहे होते हैं। एंड मिक्स्ड इनकम तो सिंपल की मतलब जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनकी जो इनकम हो गई, ठीक है, तो वो हमारी क्या हो गई, मिक्स इनकम हो गई। एंड आई होप ये समझ में आ गया। देखो बहुत सिंपल था, स्टेप्स टू फॉलो इसमें क्या आ गया कि राइट कंपेंसेशन ऑफ, पहले तो इसको लिख लो, देन उसमें ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड कर दो, देन उसमें मिक्स इनकम ऐड कर दो ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, तो हमारे पास NDFC आ जाएगी। अब नेशनल इनकम निकालने के लिए हम लोग इसमें से NIFA प्लस NFIA प्लस कर देंगे, थोड़ा ये मतलब इग्नोर करना मेरे को आदत है ऐसे बोलने की।
अब हमारा सेकंड देखते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, या फिर चलो ये वाला देख लेते हैं फर्स्ट। एक मिनट ये क्या था हमारा वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड में क्या है, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें बेसिकली हमने ऊपर पढ़ा वैल्यू एडेड वाला चीज़ कि वैल्यू एडेड होता क्या है कि यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारे जो भी फर्म है उसने खुद कितनी वैल्यू ऐड की है ना, वो चीज़ हमारी क्या हो जाती है वैल्यू एडेड। तो इसका देखो फॉर्मूला, एक सेकेंड याद करना। देखो इसका क्या है, ग्रॉस, हम जो इसमें ना GVAMP हम लोग निकालते हैं, MP तो मतलब सब्सक्रिप्ट में लिखेंगे, ठीक है। ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा GDP एट MP, ठीक है। GDP एट MP भी इसको बोलते हैं। तो हम इसे वही निकाले हमने, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकाला हमने, एंड देन उसको हम लोग कन्वर्ट तो कर ही सकते हैं इजीली नेशनल इनकम में, डोमेस्टिक में निकाला तो। अब देखो इसमें क्या है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड, राइट। सॉरी वैल्यू एडेड नहीं, वैल्यू एडेड तो इस पूरे को बोलते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, तो उसको हम लोग कैसे, इसको हम लोग ये ग्रॉस वैल्यूड मार्केट प्रोडक्ट की बोलते हैं, एंड इसको हम लोग GDP एट MP भी बोल सकते हैं। अब इसे कन्वर्ट करना हो तो बहुत ईजी है, देखो ये चीज़ यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, राइट। अब देखो क्या है, नेशनल इनकम को भी हमें निकालना है, तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें ये नेशनल से डोमेस्टिक जाना पड़ रहा है, एंड FC से हमें MP में भी जाना पड़ रहा है, और हमें क्या करना है नेशनल से सिविल, यानी कि तीनों चीज़ें इसमें होंगी। डेप्रिसिएशन माइनस होगा, NFIA प्लस होगा, एंड NIT हमारा माइनस होगा, वही सेम रूल है, ठीक है। स्टेप्स टू भी ये, मतलब स्टेप्स तो यार नॉर्मल है, इसमें से इसको ऐड किया वो बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है, तो आप लिख ही सकते हो। एंड देन हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में देखो क्या है, अभी ऊपर वाले में हमने देखा ना, यहाँ पे हमारे क्या कैलकुलेट हो रहा होता है, सेम वही GDP एट MP। सिर्फ जो ऊपर वाला था ना हमारा फर्स्ट वाला इनकम मेथड, उसमें क्या था, हम लोग NDP एट FC कैलकुलेट कर रहे थे, बाकी में हम लोग GDP एट MP कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो तो यहाँ पर देखना, देखो यहाँ पे 4 चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सपेंडिचर वाले में। एक मिनट, 1 2 3 एंड 4। देखो पहला क्या होता है हमारा, एक तो प्राइवेट फाइनल, मैं लिखी देती हूँ, एक मिनट रुको। तो ये 4 चीज़ें मिलके हम इससे कैलकुलेट करते हैं। देखो पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देन है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड थर्ड वन इज ये ग्रॉस है एक्चुअली, ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एंड उसके बाद हमारा आ जाता है नेट एक्सपोर्ट X-M। सो एक्सपेंडिचर वाले मेथड में हम लोग सॉरी एक्सपेंडिचर वाले मेथड में हम लोग क्या, इसका बेसिक आइडिया अगर मैं बताऊँ, देखो जो भी चीज़ इकोनॉमी में प्रोड्यूस हो रही है हमारी, एक मिनट यहाँ पे समझा देती हूँ, जो भी चीज़ हमारी क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, मिनट, हाँ, जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, तो उसको खरीदने के लिए भी तो कुछ एक्सपेंडिचर हमें वो करना पड़ेगा ना, यानी कि कुछ खर्चा होगा ही होगा, राइट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इंस्टेड कि हम लोग पहले इनकम कैलकुलेट करके देख रहे थे कि हाँ हमने अगर वो 4 लोगों की इनकम जोड़ ली तो पूरे घर की इनकम आ गई वैसे करके, तो अब हम क्या सोच रहे हैं, अगर खर्चे जोड़ ले तो उस वे से हम लोग इसको देख रहे हैं अब, तब ये थर्ड मेथड है। ऑल दो आंसर तीनों से सेम ही आना है, लेकिन फिर भी तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि इससे हमें नेशनल इनकम हमारी मिल जाएगी, ठीक है। तो इन चारों चीज़ों को हमें ऐड करना होता है, मैं इसको थोड़ा समझा देती हूँ एक एक करके। पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि प्राइवेट मतलब जो हाउस होल्ड ने हमारा खर्चा किया, कि जो भी उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल यहाँ पे किस लिए, क्योंकि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज में जो भी खर्च किया गया उसकी पे, उस पर जो भी कंजम्पशन है, तो उससे क्या हुआ, मतलब प्राइवेट से याद रखना, जो हमारा हाउस होल्ड फर्म, सॉरी फर्म कह रही हूँ यार, हाउस होल्ड है उसने जो खर्चा किया, एंड फाइनल मीन्स फाइनल गुड्स पे किया, कंजम्पशन मीन्स वही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझ में आ गया, कंज्यूम करने में जो भी खर्चा हुआ वो चीज़, लाइक कपड़ों पे और खाने पे जो भी खर्च किया, मोबाइल लिया, TV लिया, उस पर खर्च हुआ वो हमारा क्या हो गया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेकेंड क्या हो गया हमारा, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पर मतलब क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी हमारा गुड्स एंड सर्विस पे खर्चा हुआ, बेसिकली जो भी मतलब उन्होंने फ्री या सब्सिडीज वगैरह दी चीज़ें, वो सब चीज़ें आ गई, जैसे कि मान लो सैलरी दी गवर्नमेंट टीचर्स को, वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। डिफेंस सर्विसेज में जो खर्चा हुआ हमारा, जो हमने मान लो कोई पब्लिक हॉस्पिटल है उस पर खर्चा हुआ, पब्लिक स्कूल मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जो खर्चा हुआ, गवर्नमेंट का जो भी खर्चा हुआ यहाँ पे, पब्लिक का जो भी खर्चा हुआ यहाँ पे। देन आ जाता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि कैपिटल गुड पर जो भी खर्चा हुआ है हमारा, कैपिटल गुड्स हमने पढ़े थे, राइट, कि जैसे मैंने मान लो मैंने प्रिंटर खरीदा है, एंड उससे मैं क्या कर रही हूँ, मतलब कैपिटल गुड्स बेसिकली जो मुझे आगे प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ऑल्दो वो है फाइनल गुड्स ही, राइट। तो वो कैपिटल गुड्स को खरीदने में जो खर्चा आया है वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। मान लो कोई मशीन खरीदी है मैंने, प्रिंटर ही मान लो, प्रिंटर मशीन जो भी खरीदी है, कोई फैक्ट्री बिल्ड की है, वहाँ पर जो भी खर्चा आया, तो वो चीज़ें हो गई यहाँ पे। एंड फोर्थ हमारा से कॉम्पोनेंट क्या है जिसको हम ऐड करेंगे इसी में, वो है हमारा नेट एक्सपोर्ट्स के पूरे एक्सपोर्ट्स कितने हुए हैं। ये X माइनस M क्या है, बेसिकली X इज एक्सपोर्ट्स एंड M मीन्स इम्पोर्ट्स,
ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट में से अगर हम लोग इम्पोर्ट माइनस करें तो हमारे नेट एक्सपोर्ट आ गए, राइट। और बोलोगे कि इम्पोर्ट सब्ट्रैक्ट क्यों की, क्योंकि वो क्या है हमारा, वो प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है हमारा, सोचो, क्योंकि हमने उसको इम्पोर्ट किया है, वो प्रोड्यूस नहीं हुआ हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हमारी हो गई, डन, राइट। तो अब इसका अगर मैं इसको ना ट्रिक टाइप बताऊँ याद करने की, तो 1 मिनट रुको, इसको ना आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे हमारी लाइफ में कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत ही एडजस्टिंग और कूल टाइप से, कि मतलब उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, नखरे वाले नहीं होते बेसिकली। तो वो क्या बोलते हैं कि जैसे आपने उसको कुछ भी बोला कि आप प्लीज़ इधर की जगह इधर बैठ जाओ, वो बोल देंगे जी जी नो प्रॉब्लम, राइट। तो वही इसकी शॉर्ट फॉर्म है। आप इसको कैसे याद रखोगे एक्सपेंडिचर वाले मेथड को, GGNP, ठीक है। ये क्या है हमारा, पी से क्या हो गया, ये प्राइवेट वाला हो गया, ये क्या हो गया गवर्नमेंट वाला हो गया, ये हमारा ग्रॉस वाला हो गया, एंड ये एन वाला क्या था हमारा, नेट एक्सपोर्ट हो गया। ईजी है ना याद करना। अब ऐसे याद रखना कि एक्सपेंडिचर मीन्स जी जी नो प्रॉब्लम, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, जी जी नो प्रॉब्लम, ठीक है। तब और दूसरे वाले को ना कौन सा था, इनकम मेथड। इनकम मेथड में आप कैसे कर सकते हो इसको याद करने के लिए कि यहाँ पे मतलब PRIME, ये यहाँ पे क्या हो गया, प्राइम, प्राइम से याद कर सकते हो। PR क्या हो गया, प्रॉफिट, हमारा ये हो गया जो हमारा रेंट और रॉयल्टी वगैरह था। आई से हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट, है ना। इन तीनों को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ओ, या तो आप इसको ऐसे OME भी याद कर सकते हो कि ऑपरेटिंग सरप्लस। एंड हमारा क्या हो गया, ये हमारा एम से क्या था, मिक्सड इनकम, एंड ई से हमारा क्या था, वो जो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ था, ठीक है ना, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, राइट। तो ये याद हो जाएगा ऐसे करके ट्रिक टाइप। और वैल्यू वाले का तो मतलब उसको थोड़ा सा याद करना ही पड़ेगा। तो उसका तो सिंपल, ये 2 ही चीज़ें हैं उसमें। तो एक हो जाता है हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट, एंड उसमें से हमने सिंपली माइनस कर दिया जो भी इंटरमीडिएट वो था, कॉस्ट ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है ना। तो उसके बाद ये हमारे दोनों हो गए। सो इसी के साथ ये तीनों मेथड्स हमने कवर कर लिए। अब देखो एक बार, ये देखो अब यहाँ पे क्या कर रखे हैं, नेशनल इनकम में से कैसे निकालेंगे हम लोग, एन से डी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ये ग्रॉस भी कन्वर्ट करना पड़ेगा नेट से, एंड पीपी तो चलो ठीक है, एफसी से हमें एमपी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वही तीनों चीज़ें हमें यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी बेस्ड ऑन दैट रूल। अभी देखो एक चीज़ क्या है, प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, जो मैं भी बोल रही थी ना कि फाइनल गुड जो हम क्यों कंसिडर करें ताकि डबल काउंटिंग ना हो। मान लो बिस्किट में जो आटा लगा है वो अगर वो एज अ आटा भी काउंट हो रहा है और एज अ बिस्किट में भी काउंट हो गया, तो हमारे लिए तो वो बेकार चीज़ है ना। हम तो सोचेंगे भाई हमारी बहुत कमाई होगी, लेकिन हम देख रहे हैं तो कुछ भी, मतलब वो हमने आटे का भी देख लिया उसमें और बिस्किट का भी देख लिया, नहीं नहीं। तो इसके लिए डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है, counting the value of a commodity more than once while estimating the national income is called double counting। हमने डबल काउंटिंग कर ली, तो इसकी वजह से क्या होता है, ओवर एस्टिमेशन हो गया हमारे इनकम का। सो इट इज़ कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। तो ये चीज़ ना इसलिए अगर ना हो, इसलिए वी यूज़ फाइनल गुड्स इंस्टेड ऑफ दैट इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। फाइनल गुड्स में कंजम्पशन गुड्स और हमारे कैपिटल गुड्स तो आ ही सकते हैं, है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इससे ऊपर जो इतनी मैंने जो छोटी छोटी चीज़ें समझाई थी उसका क्या यहाँ पे बेस बन रहा होगा, राइट। ये अगेन वही चीज़ समझा रखी है जो मैंने अभी करवाया, ये PG, ठीक है ना, ये हमारा हो गया एक्सपोर्ट का, एंड ये हमारी चीज़ हो गई, ठीक है ना, वही GGNP। तो ये डन हो गया हमारा। अब हम देखते हैं आगे, ये डोमेस्टिक इनकम का बता रखा है हमारा, ये प्राइम वाला है ना, OME, OM एंड E, राइट। अब ये ऑपरेटिंग सरप्लस को हम लोग इसमें 3 चीज़ों में जोड़ सकते हैं, मतलब इसको 3 चीज़ों में बांट सकते हैं, प्रॉफिट, रेंट एंड रॉयल्टी इंटरेस्ट। एक और चीज़ मैंने ना वैल्यू एडिड वाले की थ्योरी नहीं बताई थी। तो वैल्यू एडिड मेथड में मतलब हम लोग सोच रहे हैं कि हर स्टेज में हमारे एट एवरी लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या हो रहा होगा, एक नई वैल्यू ऐड हो रही होगी, राइट। तो उन सबको जोड़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो इस मतलब ये इनकम और एक्सपेंडिचर वाला समझ आओगे, उसमें हम लोग खर्चे कैलकुलेट कर रहे हैं एंड उसमें हम लोग इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो चारों चीज़ें हमने पढ़ ली। सो वैल्यू एडिड में बेसिकली क्या होता है कि हम लोग वैल्यू की एडिड की वो कर रहे हैं ताकि डबल काउंटिंग हमारी वो हो, अवॉइड हो। अब आगे देखते हैं हम लोग, ये देखो अब यहाँ पे GDP वेलफेयर, इस चीज़ को हम लोग स्किप ही करते हैं कि इसमें से कुछ क्वेश्चन आएगा नहीं। अब हम चलते देखो प्रिकॉशंस इन मेकिंग द एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम। अब प्रिकॉशंस वगैरह देख सकते हैं, देखो कि जो हमारा वैल्यू एडिड मेथड है उसमें क्या है कि हम लोग ट्राई करते हैं कि हमारा जो है अवॉइड डबल काउंटिंग ना हो। डू नॉट इंक्लूड द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, की जो सेकंड हैंड गुड्स है उसकी हमारी सेल ना इंक्लूड हो। एंड सेल्फ कंज्यूम आउटपुट मस्ट बी इंक्लूडेड, कि जो भी हमने सेल्फ कंज्यूमिंग आउटपुट है उनको हमें इंक्लूड करना होगा। इनकम मेथड में क्या है कि अवॉइड ट्रांसफ़र इनकम, जो ट्रांसफ़र इनकम मैंने बताया, जैसे कि इनकम हमारी कैसे इनकम कह रही हूँ, टैक्स वगैरह हो गया, टैक्स नहीं एक्चुअली इसमें, हाँ टैक्स भी बोल सकते हैं बेसिकली, टैक्स हो गया या फिर सब्सिडीज़ हो गई हमारी, और क्या था हमारा, स्कॉलरशिप्स हो गई, पेंशन हो गई, ठीक है। वो चीज़ हमें नहीं इंक्लूड करनी है।
ओनली फैक्टर इनकम इंक्लूड करनी है। अवॉइड कैपिटल गेन, कैपिटल गेन अभी ऊपर बताया था ना, उस चीज़ को भी हम लोग नहीं काउंट कर रहे होते। इंक्लूड इनकम फ्रॉम द सेकेंड सेल्फ कंज्यूम्ड आउटपुट, लेकिन जो इनकम सेल्फ कंज्यूम आउटपुट जो हमने अपना ही आउटपुट जो सॉरी अपने ही वो जो कंज्यूम किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उससे जो हमारा इनकम आई है उसको हम लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे। इंक्लूड फ्री सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ द प्रोडक्शन यूनिट्स, की अगर कोई फ्री सर्विस दी तो हम उसको भी यहाँ पे इंक्लूड कर रहे होते हैं। फाइनल एक्सपेंडिचर में क्या आ जाता है हमारा अवॉइड इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, कि जो बीच के जैसे हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स को हटा रहे थे वैसे इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर है उसको भी हम लोग एक्सक्लूड कर रहे होंगे। देन आ जाता है डू नॉट इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन द सेकेंड हैंड गुड एंड फाइनेंशियल एसेट, सेकेंड हैंड वाले पे नहीं, क्योंकि फर्स्ट हैंड में वो ऑलरेडी काउंट हो चुका है, राइट, तो उस पर हम लोग नहीं काउंट कर रहे होंगे। देन आ जाता है इंक्लूड एक्सपेंडिचर ऑन सेल्फ यूज ऑफ ओन प्रोडक्ट ओन फाइनल प्रोडक्ट्स, जैसे कि मान लो कि मैंने बताया था कि मेरे पास एक मान लो कुछ लैंड पड़ा हुआ है खाली या कोई घर पड़ा हुआ है, उसको मैंने अगर रेंट पे दिया, मतलब रेंट पे क्या खुद ही यूज़ कर लिया, सॉरी रेंट पे नहीं, यहाँ पे मैंने खुद यूज़ कर लिया उसको अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए, जो मेरा सेल्फ ओन लैंड था, तब उससे क्या हुआ मेरा उस चीज़ को मैं इंक्लूड कर सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ऊपर भी तीनों में ही हम लोग इंक्लूड करें, एंड यहाँ पे क्या ट्रांसफ़र एक्सपेंडिचर को एक्सक्लूड करें, ठीक है। अभी यहाँ पे ना ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह हैं, आप देख सकते हो, देखना चाहो। अब हम आ जाते हैं इन्फ्लेशन पे। इन्फ्लेशन को अगर नॉर्मली बोले यार कि अब ये ज़रूर सुनते हो यार महंगाई तो आसमान छू रही है ये वो। इन्फ्लेशन का सिंपल सा एग्जांपल क्या होगा, एक समोसा जो था पहले वो 10 रुपये का आता था, आज वो 20 रुपये का आता है, ठीक है। मान लो 10 साल पहले वो 5 रुपये का आता था, फिर वो हुआ 10 रुपये का, देन क्या हुआ वो 20 रुपये का हुआ, तो इसका क्या हुआ प्राइस जो है वो बढ़ रहा है विद टाइम, तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन इज द सस्टेन्ड इंक्रीज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड। एक पीरियड के दौरान मान लो अगर मैं 5 साल का पीरियड कंसिडर कर रही हूँ, उसमें कितना इंक्रीज हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्फ्लेशन, की प्राइस लेवल में कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट्स द डिक्रीज इन, अभी कैसे इम्पैक्ट करता है, देखो क्या होता है इसकी मदद से, उसकी वजह से, सॉरी मदद से नहीं, इसकी वजह से हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है, कि मान लो अगर 5 रुपये का समोसा था तब तो मैं खरीद रही थी, लेकिन अब वो 20 रुपये का हुआ है तो मेरे थोड़े कम चांसेस हैं कि मैं नहीं खरीदूंगी, और मेरी परचेजिंग पावर भी कम हो गई है। मीनिंग ईच करेंसी यूनिट बाइज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज, की मान लो पहले 1 kg जो सॉरी 1000 में हमारी 1 किलो सब्जी आ रही थी कुछ, एंड अब क्या हो रहा है 1 K में हमारी सिर्फ 500 ग्राम आ रही है, यानी कि क्वांटिटी कैसी हो गई कम, अगर हम सेम प्राइस पे देखें तो क्वांटिटी कैसी हो गई इसकी कम हो गई, राइट। तब देखो एक मिनट, अब हमारा क्या है आगे। सो एज इन्फ्लेशन राइजेज, जैसे जैसे ये इन्फ्लेशन बढ़ती है तो ईच यूनिट ऑफ करेंसी बायज फ्यूअर गुड्स एंड सर्विसेज, सेम दोबारा चीज़ लिखी हुई, इफेक्टिवली डिक्रीजिंग द परचेसिंग पावर, मतलब उसी को उल्टा करके लिख रखा है बेसिकली। तो इकोनॉमिस्ट टिपिकली मेजर्स इन्फ्लेशन एज अ एनुअल परसेंटेज चेंज इन द प्राइस इंडेक्स सच एज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, डिफ्लेटर, मतलब बेसिकली हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि इसको मेजर कैसे करते हैं, तो हम लोग इसको प्राइस इंडेक्स से मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है, कस्टमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेसिकली, या फिर हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट डिफ्लेटर है उससे मेजर कर रहे होते हैं, या फिर इसमें एक और होता है होलसेल, हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स, उससे भी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मतलब इससे यूजुअली क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, स्टिल देखो व्हाट इज इन्फ्लेशन, की इन्फ्लेशन जो है ग्रेजुअल लॉस ऑफ परचेजिंग पावर दैट रिजल्ट इन अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द goods and service over time, over a period of time. So inflation rate is calculated by averaging the price, ठीक है, ये चीज़ देखो कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे होता है, एवरेजिंग द प्राइस इंक्रीज ऑफ द बास्केट ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विसेज ओवर अ ईयर। हाई इन्फ्लेमेशन मीन्स द प्राइस आर राइजिंग रैपिडली, कि इन्फ्लेशन हम उस परसेंटेज, किस परसेंटेज से हमारा प्राइस बढ़ रहा है, अगर हाई इन्फ्लेशन है इसका मतलब है कि बहुत जल्दी बढ़ रहा है वो, ठीक है। वेर एज लो इन्फ्लेशन मीन्स कि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है ना, कि मान लो कि कुछ जो चीज़ थी वो 5 रुपये की आती थी, जैसे कि पार्ले जी के अगर हम बिस्किट देखें ना अभी भी 5 रुपये के आते हैं, लेकिन उन्होंने बिस्किट कम कर दिए हैं, हो सकता है एक बिस्किट कम किया हो, देन अगर मान लो उनमें से उन्होंने पैकेट ही आधा कर दिया, तो मतलब सोचो उसका बहुत ही रैपिड है, तो वही चीज़ मेजर कर रहे हैं हम लोग परसेंटेज में बेसिकली वही, एंड हम इसको निकालते कैसे हैं, हम उसका एवरेज कर लेते हैं जो भी हमारे सेलेक्टेड गुड्स एंड प्राइसेस है ओवर अ ईयर। एक और टर्म होती है हमारी डिफ्लेशन, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम डिफ्लेशन विच अकर्स व्हेन द प्राइस फॉल वाइल परचेजिंग पावर इज, जस्ट इसका उल्टा, कि हमारी परचेजिंग पावर बढ़ रही है एंड प्राइस जो है उस चीज़ का कम हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारा इन्फ्लेशन के टाइप्स, तो दो हमारे इसके टाइप्स हम उसको दो उस पर कंसीडर कर सकते हैं बेसिस पे, कि फर्स्ट है हमारा बेस्ड ऑन रेट एंड दूसरा होता है बेस ऑफ कॉजेज। देखो इन्फ्लेशन इज कैटेगराइज बेस्ड ऑन द रेट एंड कॉजेज ऑफ द प्राइस इंक्रीजेज, जो भी प्राइस बढ़ रहे हैं या तो उनके रेट पे कंसिडर कर ले या फिर उनके कॉज पे कि किस वजह से बढ़ रहे हैं। सो बाय रेट इट इंक्लूड
creeping, walking, galloping and hyperinflation. And by causes it in compromises कि एक तो डिमांड पुल, कॉस्ट पुश, स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन इन्फ्लेशन. तो अब इसको हम देख ही रहे होंगे. देखो क्रीपिंग, देखो पहले क्या है, ये इन्फ्लेशन इज कंसिडर एज अ रेट एट विच प्राइस इंक्रीजेस. तो बेस्ड ऑन द रेट हम इसको, ये दोबारा वही चीज़ लिखी हुई है, छोड़ो. क्रीपिंग इन्फ्लेशन क्या हो गया हमारा कि माइल्ड या लो इन्फ्लेशन है, कि ग्रेजुअल थोड़ा थोड़ा इंक्रीज आ रहा है. ये यूजुअली लेस देन 3%. ये थोड़ा आप याद रख लेना की वर्ड टाइप की 3% एनुअली, विच इज़ कंसिडर एज मैनेजेबल. कि हाँ इतना मैनेज हो सकता है कि अगर एक बिस्किट पार्ले-जी ने कम किया वी कैन मैनेज इट, राइट. पॉजिटिवली स्टिमुलेट डिमांड एंड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, मतलब इकोनॉमिकली हमारे मैनेजेबल है ये. वॉकिंग इन्फ्लेशन हमारा क्या हो गया कि ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन, इसको ये भी बोल सकते हैं. प्राइजेस इंक्रीज एंड मॉडरेट पेस. जो ऊपर था ना 3% था लेस देन, अब यहाँ पे 3 से 10% पर ईयर हो गया है. ठीक है, तो अगर हम इसको अनचेक, अगर हम छोड़ देते कि हम इस पर परवाह नहीं करते, अरे कोई बात नहीं मैनेजेबल है, हम ऐसा सोच के छोड़ देते हैं, इट कैन लेड टू इकोनॉमिक ओवर हीटिंग. मतलब इससे हमारी जो है इकोनॉमी डिस्टर्ब हो सकती है, राइट. थर्ड क्या हो गया, गैलोपिंग. ये सोचो कि रेट से भी बढ़ते जा रहे हैं रेट, कि पहले 3% था, देन 3 से 10% हुआ, अब क्या है गैलोपिंग या होपिंग या रनिंग, इसको भागता हुआ इन्फ्लेशन. यानी कि ये कब होता है, जब हमारा प्राइस रैपिडली बढ़ जाता है, डबल या ट्रिपल डिजिट की उससे बढ़ता है, बिटवीन 10 to 50%. ठीक है, इट डिस्टर्ब्स द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एंड कैन सीवियरली अफेक्ट कंज्यूमर परचेजिंग पावर. एंड बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को. हाइपर इन्फ्लेशन क्या हो गया हमारा कि एन एक्सट्रीम फॉर्म, ये तो अब इससे भी ज़्यादा, इसका भी ज़्यादा आ गया कि मतलब बहुत ज़्यादा. तो अब इसमें क्या है, 50% से भी ज़्यादा इन्फ्लेशन अगर बढ़ गया है, ठीक है, मंथली हमारा अगर 50% से भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो हाइपर इन्फ्लेशन नॉट इन्फ्लेमेशन यार, इन्फ्लेशन कैन डेसिमेट आ करेंसीज वैल्यू. क्या करता है, ये करेंसी की वैल्यू तक को गिरा सकता है, एज हिस्टोरिकली सीन इन जिम्बाब्वे एंड जर्मनीज वेमार रिपब्लिक. ठीक है, जैसे कि जर्मनी की वेमार रिपब्लिक की तो हिस्ट्री की बात आ गई, खैर. तो ये क्या है, पूरी उसकी करेंसी की वैल्यू को कम कर सकता है. अब कॉजेज के बेस पे अगर हम देखें, पहला है हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन. यहाँ पे क्या हो गया कि देखो डिमांड जो है ना हमारी, इट इंक्रीजेज व्हेन इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट कॉजेज द ओवरऑल डिमांड ऑफ द गुड. कि मान लो हमारी इकोनॉमी में मनी का वो जो है ना फ्लो ज़्यादा बढ़ गया है, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है गुड एंड सर्विसेज की टू राइज फास्टर, और सप्लाई उतनी हमारी है नहीं. उसकी वजह से क्या हो पा रहा है कि दिस इंक्रीजेज द डिमांड विच लेस टू प्राइस इंक्रीज. कि मान लो एक चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो ऑब्वियसली जो वायर है वो ज़्यादा चार्ज करेगा. तो नॉर्मल सी अगर इसका एग्जाम्पल लूँ, तो क्या होता है यहाँ पे कि डिमांड की वजह से जो है हमारी इन्फ्लेशन हो रही है. सेकेंड हमारी क्या हो गई, अब इसके कॉजेज हमारे क्या क्या हो सकते हैं, कि मान लो इनकम बढ़ गई, वही देखा ना कि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया है लोगों के घर में. मान लो मेरी इनकम जो थी पहले 10,000 थी, अब वो 50,000 हो गई है. तो अब मैं जो चीज़ मतलब ऐसे ही बहुत सारी डिमांड्स बढ़ गई, तो उससे क्या हुआ कि हमारा डिमांड, सॉरी, ऐसे बहुत सारी इनकम बढ़ गई तो डिमांड में भी इंक्रीज़ आ गया, सब बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज़. और दूसरा क्या हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है ना, उसने मान लो कि सब्सिडी वगैरह देनी चालू करी, मतलब एक तरह से मनी की सप्लाई बढ़ गई, कैसे भी बढ़ सकती है. अब देखो ये क्या हो गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन. कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन में हमारा क्या हुआ कि इसमें प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने से प्राइस बढ़ जाते हैं हमारे. तो यानी कि कॉस्ट बाय इंक्रीज इन प्राइस फॉर द इनपुट्स यूज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. यानी कि जो भी हमारे इनपुट्स यूज़ हो रहे थे प्रोडक्शन प्रोसेस में, अगर उनके प्राइस में बढ़ जाते हैं तो उसकी वजह से भी महंगाई हो जाती है. व्हेन मोर मनी एंड क्रेडिट आर channel into a commodity or the assets market, prices for all type of intermediate goods rises. तो जो भी इसकी जो intermediate goods है उसका भी प्राइस बढ़ जाता है हमारा. This especially evident for when a negative economy shocks disrupts the सप्लाई ऑफ की कमोडिटीज़. अब इसकी वजह से जो हमारी की कमोडिटीज़ है उनकी सप्लाई पे बहुत गहरा इफेक्ट पड़ता है, बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा होता है हमारा. तो अब इसमें देखो इसकी कॉजेज़ क्या क्या हो सकती है. मान लो कि जो रॉ मटेरियल है किसी चीज़ को बनाने के लिए, अगर मान लो कि आटा जो है वो महंगा हो गया, तो बिस्किट भी इवेंचुअली महंगे ही होंगे ना. हमारे इंटरमीडिएट गुड का अगर प्राइस बढ़ गया है तो फाइनल गुड का भी बढ़ रहा होगा. यानी कि रॉ मटेरियल का अगर प्राइस बढ़ गया, वो चीज़ हो गई. या फिर जैसे सुना होगा ना यार, पेट्रोल महंगा होता है तो सब्जियां भी महंगी हो जाती है, तो फ्यूल का प्राइस बढ़ने से भी, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट भी हमारी उसी में इंक्लूडेड है. तो बिल्ट इन इन्फ्लेशन हमारा क्या हो गया, देखो इसमें इसका क्या है, बिल्ट इन इन्फ्लेशन इज एसोसिएटेड विद अडेप्टेड एक्सपेक्टेशंस विच होल्ड दैट करंट इन्फ्लेशन रेट्स विल परसिस्ट इन द फ्यूचर. यहाँ पर क्या होता है ना कि फ्यूचर के मतलब हम लोग अगर देखिए तो लोगों के एक्सपेक्टेशन की, वो सोच रहे हैं कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन हो सकती है, और तो वो एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या होता है और महंगाई बढ़ जाती है. कि मान लो महंगाई हुई थोड़ी सी, पहले इन्फ्लेशन हुई थोड़ी सी, एंड लोगों ने मान लिया कि और होगी, है ना, होती रहेगी. तो अब इसकी वजह से क्या हो गया, जैसे कि अगर एग्जांपल लूँ कि वर्कर्स काम कर रहे हैं एंड उन्होंने बोला कि महंगाई हो गई, तो उन्होंने बोला कि यार महंगाई हो रही है तो हमारी भी तनख्वाह बढ़ाओ. तो वेजेस बढ़ गई, हमारी वेजेस बढ़ी, उसकी वजह से क्या हुआ कि अब फर्म की कॉस्ट वगैरह बढ़ गई.
कॉस्ट वगैरह बढ़ी है ना, फर्म की जो मतलब जो भी वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे थे कोई भी प्रोडक्ट, तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई हमारी। अब उसकी वजह से क्या हुआ, उन्होंने अपने गुड्स का प्राइस बढ़ा दिया, तो एक तरह से देखो पूरे उसमें मार्केट में दोबारा से हमारी ये जो हो गई इन्फ्लेशन हो गई। तो ऐसी भी एक टाइप की इन्फ्लेशन होती है। देन आ जाते हैं स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में इसमें क्या हो गया, इट अकर्स ड्यू टू द इकोनॉमिक इशूज सच एज रिजिड सप्लाई चेन्स या मोनोपोलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर्स। यहाँ पर ना क्या होता है कि देखो डिमांड हमारी सेम है, उस चीज़ की डिमांड सेम है, लेकिन क्या हुआ सप्लाई चेन जो है वो रिजिड हो गई, यानी कि सप्लाई स्मूथ नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, कोई मान लो पर्टिकुलर सेक्टर है, जैसे कि हमने पढ़ा था ना मोनोपोलिस्टिक में भी कि जैसे शैम्पू वाला पढ़ा था एग्जांपल की डव वगैरह, वो सिमिलर प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं लेकिन डिफ्रेंशिएटेड है। तो इसमें सेम क्या हुआ कि मान लो अगर कोई एक सेक्टर है, शैम्पू वाला सेक्टर है, उसमें क्या हुआ कि पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर ट्रांसपोर्ट डिलेज या फिर स्टोरेज की कमी की वजह से जो है ना इतना सप्लाई नहीं हो पाया, एंड उसकी वजह से डिमांड तो नॉर्मल है कि लोग शैम्पू अभी भी उतना यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इस वजह से जो है ना सप्लाई इतनी हुई नहीं। तो अब क्या हो जाता है, इसकी वजह से भी हमारा प्राइस में इंक्रीज़ होता है, राइट। तो प्राइस हमारा बढ़ गया। या फिर हमारा ये मोनोपोलिस्टिक वाला तो मैंने बताया है कि जैसे कि अलग अलग वो जो कम्पीट करते हैं एक दूसरे से, तो उसकी वजह से भी एक शैम्पू के बजाय दूसरे की जो है वो हमारी जो डिमांड है वो कुछ कुछ टाइम के लिए प्राइस हाइक हो जाती है, क्योंकि हमारी डिमांड बढ़ गई, थोड़ी सप्लाई की वजह से भी पढ़ लिया हमने, है ना। प्रोटीन इन्फ्लेशन क्या हो गया कि स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द फूड सेक्टर, फूड सेक्टर में ही ये इसी का एक तरह से बोल सकते हो सब पार्ट है कि प्रोटीन इन्फ्लेशन रेफर टू द प्राइस इंक्रीज इन प्रोटीन रिच फूड्स लाइक पल्सेस का, दालों का, एग्स का, मीट का प्राइस बढ़ गया, है ना। तो ये हो गया हमारा कि मान लो एग्स की सप्लाई मार्केट में कम हुई, एग्स थे तो रेडी लेकिन अब उनको वो पहुंचे नहीं, सप्लाई हुई नहीं थी ज़्यादा, तो अब जो पहले अंडा 10 रुपये का बिक रहा था वो 15 रुपये का बिकने लग गया, राइट। ऑफन ड्यू टू डिमांड शिफ्ट्स एंड सप्लाई कंस्ट्रेंट देख लिया हमने अब। सो हमारा अब ये बाकी है मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो इसको देख लेते हैं। ऑल्दो इस पर रेयरली क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, बट स्टिल अगर आ जाए तो मे बी। देखो इन्फ्लेशन बेसिकली हम लोग क्या है, इसके 3 मेथड्स हैं हमारे। एक तो हम लोग कंज्यूमर के उससे वो करते हैं, एक होलसेल वाले पर्सपेक्टिव से बोल सकते हो होलसेल प्राइस इंडेक्स, एंड तीसरा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, एंड चौथा है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। सबसे पहले मैं बताती हूँ, 1 मिनट। ये जो हमारा होलसेल वाला है इसमें क्या है बेसिकली कि होलसेल लेवल पर गुड्स के प्राइसेस में क्या चेंज आया है, क्या बढ़ोतरी हुई है, बेसिकली क्या इन्फ्लेशन हुआ है। सो होलसेल प्राइस इंडेक्स मेजर्स एंड ट्रैक्स द प्राइस चेंजेस इन द होलसेल मार्केट, स्पेसिफिकली होलसेल मार्केट से रिलेटेड है बेसिकली, फोकसिंग ऑन द गुड्स ट्रेडेड बिटवीन कंपनीज, है ना। सो इट इंक्लूड सर्विसेज एंड इट्स कैलकुलेटेड मंथली। ये इसमें क्या होता है, सर्विसेज को एक्सक्लूड कर देता है और इसको मंथली हम लोग कैलकुलेट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग अ ब्रॉड व्यू ऑफ इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब इसको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ। अब देखो कंज्यूमर वाले में क्या है कि यहाँ पे हम कंज्यूमर के डेली जो भी हमारा बेसिकली गुड्स एंड सर्विस का यूज़ हो रहा है उसके प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, ये हो जाता है कंज्यूमर वाला, ठीक है ना, कि ट्रैक चेंजेस इन द टिपिकल बास्केट ऑफ गुड एंड सर्विस ओवर टाइम रिफ्लेक्टिंग द ओवरऑल शिफ्ट इन द कंज्यूमर प्राइसेस, बेसिकली वो। देन आ गया हमारा प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में हमारा बेसिकली क्या है, यहाँ पे प्रोड्यूसर के पर्सपेक्टिव से कि मेजर द प्राइस चेंजेस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ प्रोड्यूसर कैप्चरिंग इनपुट कॉस्ट चेंजेस अक्रॉस द मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सेक्टर्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जीडीपी डिफ्लेटर हमारा, देखो मतलब यहाँ पे हमने पूरी इकोनॉमी का प्राइस हमने मतलब एक तरह से मेजर या फिर मतलब उस पर ट्रैक किया एक तरह से। तो जीडीपी डिफ्लेटर मीन्स प्राइस लेवल चेंजेस अक्रॉस द इंटायर इकोनॉमी, कि पूरी इकोनॉमी में कैसे प्राइस लेवल का चेंज आया, कवरिंग बोथ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस डोमेस्टिकली, ठीक है। जो भी हमने डोमेस्टिकली हमने जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस किए थे उसमें पूरे इंटायर इकोनॉमी में कैसा चेंज आया है, सो दैट इज जीडीपी डिफ्लेटर, है ना। अब इसके बाद क्या होगा, इट रिफ्लेक्ट्स द ओवरऑल इन्फ्लेशन रेट बाय कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी और उसके जीडीपी से हम रेशियो से इसको निकाल लेते हैं। सो अनलाइक द सीपीआई द जीडीपी डिफ्लेटर्स अलाउ comparisons across multiple periods without lying on a fixed based or set of basket of goods. the GDP is मतलब ये इसका फॉर्मूला टाइप है, ठीक है। अब इसकी एडवांटेज बोल सकते हो कि यहाँ पे कोई फिक्स्ड बास्केट नहीं है हमारे यहाँ पे कि मतलब हमें इसे वे किया उसके गुड का ही हम लोग देख रहे हैं। तो ये और ये क्या है, दूसरी चीज़ कि इकोनॉमी के स्ट्रक्चर के साथ में ये चेंज हो रहा है। अब इसके इम्पैक्ट्स देख लेते हैं। इस पर थोड़ा सा हाई पॉसिबिलिटी है भी कि आ भी जाए, राइट। सबसे पहले तो हमने देखा ही था कि रिड्यूस्ड परचेजिंग पावर है ना, परचेजिंग पावर कम हो जाती है, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, तो कोई करके पढ़ते हैं इनको। तो ये क्या है कि inflation impacts various aspects of economy from reducing purchasing power to increasing interest rate to widening income inequality and affecting investment returns। तो अब देखो इसकी वजह से जो है ना क्या होता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस भी
हमारी वो अफेक्ट होती है, एंड हमारी जो बिजनेस कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटिंग इकोनॉमिक प्लानिंग। तो जो हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग है पूरा उसको ही उसकी मतलब कॉम्प्लिकेट कर देती है एक तरह से। तो इन्फ्लेशन इरोड्स द परचेजिंग पावर ऑफ द मनी, मीनिंग कंज्यूमर कैन बाय फ्यूअर गुड्स, वही हमने देखा था ना, अल्टीमेटिंग अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। तो उसकी वजह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है। देन आ जाता है हमारा टू कंट्रोल इन्फ्लेशन सेंट्रल बैंक्स ऑफन रेज इंटरेस्ट रेट्स। तो इसको कम करने के लिए, मतलब एक तरह से कंट्रोल करने के लिए इन्फ्लेशन को, सेंट्रल बैंक्स जो है वो इंटरेस्ट रेज कर देते हैं, मेकिंग बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस। कि अब इसके लिए मतलब जैसे कि मान लो मुझे लोन लेना है तो अब मेरे लिए वो और एक्सपेंसिव हो गया, या बिजनेस को किसी को लोन लेना है उसके लिए क्या हो गया, मोर एक्सपेंसिव, मेकिंग बोरिंग मोर एक्सपेंसिव फॉर इंडिविजुअल विच कैन स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़। की वजह से क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो स्लो हो जाती है एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ भी स्लो हो जाती है। देन आ जाता है इनकम इनक्वालिटी। अब इसमें क्या होता है कि देखो जो रिच लोग हैं, अमीर लोग हैं, वो तो क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे प्राइस को। पुअर लोग जो है एडजस्ट नहीं कर पाते इन्फ्लेशन की वजह से। सो इन्फ्लेशन इम्पैक्ट्स इनकम ग्रुप्स अनइवनली, कि मतलब यार महंगाई हुई है तो सबके लिए नहीं हुई, मतलब वो अनइवनली वही बता रहे हैं कि लोअर इनकम हाउस होल्ड फील द पिंच मोर, कि उनको ज़्यादा वो लगता है यार महंगाई हो गई है। पहले अब वो 1 kg चावल एक घर में आ रहे थे, अब उसकी जगह सिर्फ 500 ग्राम आ रहे हैं। लेकिन अगर अगर 5 रुपये भी प्राइस बढ़ा तो एक अमीर को क्या फ़र्क पड़ रहा होगा, ठीक है। एज ए लार्जर पोर्शन ऑफ देयर इनकम गोज टूवर्ड्स द एसेंशियल्स, है ना, कि उनकी पूरे महीने की तनख्वाह में से ज़्यादातर तो किसके लिए जा रहा है, एसेंशियल्स खरीदने के लिए, कि खाना पीना जो रोटी कपड़ा मकाना है उसी में जा रहा है, ठीक है। वाइडनिंग द गैप बिटवीन सोशल इकोनॉमिक क्लासेस। अब इसकी वजह से क्या हुआ, देखो इन्फ्लेशन हमारी बढ़ी है ना, रिच लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, गरीब बेचारा और ज़्यादा मतलब हो गया कि अब उसके पास और कंस्ट्रेंट्स हो गए कि हाँ यार पहले जो मुझे चावल लाने पड़ते हैं उसका डबल प्राइस देना पड़ रहा है ना। तो वो चीज़ से मतलब गैप और बढ़ गया हमारे सोशल इकोनॉमिक क्लासेस में। देन आ गया इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। तो हमारे जैसे कि जो देखो डिमिशेज द रियल रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, स्पेशली फिक्स्ड इनकम एसेट जो है हमारी, जो हमारी फिक्स डिपॉजिट वगैरह है उस पर क्या हुआ, रिटर्न हमारा कम हो जाता है इसकी वजह से। एज द एक्चुअल परचेजिंग पावर ऑफ द रिटर्न इज रिड्यूस, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई है। पोटेंशियली डिसकरेजिंग सेविंग्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी हमारी इम्पैक्ट होती है, कि एक तरह से इसकी वजह से लोग और इन्वेस्ट नहीं कर पाते कि उनको पता है रिटर्न तो इतना ज़्यादा आ नहीं रहा है, राइट। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस, यानी कि राइजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स मेक एक्सपोर्ट्स लेस कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल, मतलब अगर डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो एक्सपोर्ट भी हमारे महंगे होंगे, राइट। तब इसके क्या होगा, एज ए फॉरेन बायर्स में सीक चीपर ऑल्टरनेटिव एल्सवेयर। अगर इंडिया से जो चावल है उसका प्राइस महंगा हो गया है, ठीक है, मान लो वो 50 रुपये के 250 ग्राम मिल रहे हैं, और क्या हुआ है कि फॉरेन में गए तो और महंगे गए, 100 रुपये के 250 ग्राम मिल रहे हैं। तो क्या होगा कि अब एक फॉरेन जो है वो फॉरनर जो है वो क्या एक्सपेक्ट करेगा कि मतलब मैं इसकी जगह कोई और चावल खरीद लूँ, मुझे ज़रूरी है इंडिया वाले खाने हैं। तो दे विल सीक चीपर ऑल्टरनेटिव एल्सवेयर, पोटेंशियली हार्मिंग इंडस्ट्री दैट रिलाई ऑन एक्सपोर्ट्स फॉर रेवेन्यू। जो जो स्पेशली एक्सपोर्ट पे ही रिलाई करती है उनके लिए क्या हो जाएगा, ये एक तरह से हार्मफुल, मतलब उनको अफेक्ट ज़्यादा करेगा बेसिकली। देन आ जाता है बिजनेस कॉस्ट एंड प्लानिंग, कि इन्फ्लेशन रेजेस ऑपरेशनल कॉस्ट, की इसकी वजह से क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट वगैरह भी बढ़ जाती है, जैसे कि मटेरियल्स की, लेबर की, मतलब अगर महंगाई हुई है तो लेबर को भी ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी, मटेरियल्स भी महंगे हो गए हैं, राइट। लीडिंग टू चैलेंजेस इन प्राइसिंग, कि अब क्या है इसकी वजह से जो वो लोग सामान प्रोड्यूस कर रहे थे, जो भी बिजनेस में लोग थे वो उसका प्राइस भी हमें बढ़ाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म प्लानिंग एज बिजनेस स्ट्रगल टू मेंटेन प्रॉफिट मार्जिन, एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी यहाँ पे लगेगी, क्योंकि अब बिजनेस जो है वो स्ट्रगल करेगा कि प्रॉफिट कैसे कमाए, राइट, क्योंकि खर्चा एक तरह से जा भी हमारी इनकम ज़्यादा रहेगी, सैलरी में जा रही है उनकी, रॉ मटेरियल में जा रही है, तो प्राइस बढ़ा के कैसे हम उसे मैनेज कर पाएँ वो चीज़ें, ठीक है। अब ये देखो रेमेडीज़ या मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसको देखते हैं। तो मेजर्स टू कंट्रोल में देखो क्या है, एक मिनट। मेजर्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इंक्लूड एडजस्टिंग द इंटरेस्ट रेट, रिड्यूसिंग गवर्नमेंट, एक ही करके पढ़ते हैं, चलो इसको तो छोड़ो, वो सेम ही चीज़ उसको लिख रखे। मॉनिटरी पॉलिसी मेजर्स की, द मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी जो है इट इज़ इंटरेस्टेड विद द फिक्सिंग द बेंच मार्क पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू कंटेन इन्फ्लेशन विद द स्पेसिफिक टारगेट लेवल। सो जो हमारी ये मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी है वो क्या करती है, एक बेंच मार्क टाइप सेट कर देती है, ठीक है, फिक्सिंग द बेंच मार्क पॉलिसी रेट रिक्वायर्ड टू कंटेन इन्फ्लेशन विद द स्पेसिफिक टारगेट लेवल, एक टारगेट लेवल तक उसको मतलब देखते हैं, आगे देखते हैं एक बारी कि एज पर द रिवाइज मॉनिटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क द गवर्नमेंट हैज़ फिक्स द इन्फ्लेशन रेट ऑफ 4% विद द टॉलरेंस लेवल ऑफ +-2%, ठीक है। ये मतलब मान लो ऐसे फिक्स कर दिया। आरबीआई में ऑल्सो यूज़ क्वालिटेटिव कंट्रोल मेथड, जैसे कि मार्जिन बढ़ा दिया लोन्स पर फॉर कमोडिटीज़ दैट ट्रेडर टेंड टू
स्पेकुलेट ऑन एंड होल्ड। बेसिकली कुछ क्वालिटेटिव मेथड्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मार्जिन बढ़ा दिया लोन्स पर, और ठीक है। देन हमारे क्या क्या आरबीआई में ऑल्सो रिजॉर्ट टू अदर ऑपरेशन, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशन कर दिए, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बेसिकली इन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ थी ना, देखो, टू रिमूव लिक्विडिटी फ्रॉम द मार्केट बाय सेलिंग गवर्नमेंट की सिक्योरिटी एंड बॉन्ड्स, ठीक है, वहाँ पे उसको बेच दिया बेसिकली। एंड इसकी वजह से क्या होता है, हमारा मार्केट में दोबारा से पैसा चला गया, तो लिक्विडिटी हमारी यहाँ से कम हुई, तो इन्फ्लेशन हमारी क्या हो जाती है, वो भी कम हो जाती है। देन फिजिकल मेजर्स क्या हो गए कि गवर्नमेंट कैन टेक टू रूट्स टू ब्रिंग डाउन प्राइसेस थ्रू दिस मेथड, की गवर्नमेंट जो है दो रास्ते ले सकते हैं, या तो वो क्या करे, कट डाउन ऑन स्पेंडिंग वेरियस स्कीम्स, या तो वो जो स्कीम्स हैं उन पर पैसा लगाना कम कर दे, ठीक है, या फिर मतलब स्कीम्स या प्रोजेक्ट्स वगैरह पे पैसा लगाना कम कर दे, या फिर क्या करे, वो टैक्स बढ़ा दे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टैक्सेस बढ़ा दे, तो भी हो जाएगा, ठीक है। सप्लाई साइड पॉलिसीज़ क्या हो गई हमारी, देखो कि दीज एम टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एफिशिएंसी बाय इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनकरेजिंग इनोवेशन, रिमूविंग रेगुलेटरी बैरियर्स वगैरह, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हमने क्या जो प्रोडक्शन है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा दिया बेसिकली सप्लाई साइड में। सप्लाई साइड पॉलिसीज हेल्प रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट, कि अब अगर हम लोग बेटर मशीन्स यूज़ करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा प्रोडक्शन हो तो पर यूनिट कॉस्ट कम पड़ेगी, उसकी में पूरा जो है प्राइस जो हमारा कम पड़ेगा, देयर बाय कंट्रोलिंग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इससे हमारा क्या होगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हमारा कंट्रोल हो जाएगा, जो हमने देखा था कि लिमिटेड सप्लाई की वजह से हो रहा था हमारा। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज रेट पॉलिसी, कि अ स्ट्रॉन्ग करेंसी कैन रिड्यूस इम्पोर्ट प्राइसेस मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज चीपर, कि अगर एक करेंसी जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो उसकी वजह से क्या होगा, प्राइस इम्पोर्ट के प्राइसेस हमारे जो है कम हो जाएंगे, और हम लोग बेटर जो मतलब हमारे जो गुड्स एंड सर्विसेज को चीपर बना पाएंगे। गवर्नमेंट में इंटरवीन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू स्टेबलाइज द करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए गवर्नमेंट भी बीच में आ सकती है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, ठीक है। इनडायरेक्टली कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन थ्रू द लोअर इम्पोर्ट कॉस्ट, अगर जो इम्पोर्ट हम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट अगर लो हो जाएगी तो उससे भी इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। अब हमारा है प्राइस कंट्रोल एंड सब्सिडीज़, ये टेम्प्रेरी प्राइस कंट्रोल ऑन एसेंशियल गुड, जो एसेंशियल है लाइक खाना पीना हो गया है ना, लाइक दाल हो गई, चावल हो गए, आटा वगैरह हो गया, उन पर, ठीक है। हेल्प लिमिट इन्फ्लेशन, उससे क्या हो जाएगा कि अगर हम इसको कंट्रोल करेंगे तो स्टिल जो है इन्फ्लेशन पे काफ़ी ठीक इम्पैक्ट पड़ जाएगा, कि हम उसे कंट्रोल कर पाएंगे काफ़ी हद तक। गवर्नमेंट में ऑल्सो प्रोवाइड सब्सिडीज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ असेंशियल प्रोडक्ट्स लाइक फूड पर, फ्यूल पर, अगर गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर दे तो ईजी हो जाएगा। स्टेबलाइजिंग द प्राइस इन द शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी ठीक है, कि शॉर्ट टर्म में हम इसे मैनेज कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे टारगेटेड इंटरवेंशंस, ठीक है। इंटरवेंशंस में क्या आ गया हमारा, इन केस ऑफ स्पेसिफिक इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स सच एज फूड इन्फ्लेशन हो गया, या फिर गवर्नमेंट, हाँ, सच एज फूड इन्फ्लेशन, गवर्नमेंट में रिलीज बफर स्टॉक और मॉडिफाई इम्पोर्ट पॉलिसीज टू इंश्योर एडुकेट सप्लाई एड्रेसिंग द प्राइस राइजेस इन क्रिटिकल सेक्टर्स। अब देखो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है ना बीच में आ सकती है, ऐसा मतलब इंटरवीन कर सकती है एक तरह से, जैसे कि फूड इन्फ्लेशन, अगर मान लो खाने की उसमें महंगाई बढ़ रही है तो क्या करें, वो बफर स्टॉक, कि उसमें मान लो 100-200 किलो प्याज जो है अलग से सफ़र नहीं सॉरी स्टोर कर लिए बफर में। तो अब क्या होगा, इससे जो है ना वो इंश्योर कर पाएंगे कि एडुकेट सप्लाई हो, मतलब एक जो इनफ सप्लाई है वो हो जाए, जिससे कि क्रिटिकल सेक्टर्स जो हैं जैसे कि फूड सेक्टर हो गया उसमें प्राइस राइज ना हो एकदम से, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर इधर ही खत्म होता है। एक और टॉपिक है हमारा एम्प्लॉयमेंट, वो मैं बता देती हूँ। सो एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है, जब लोग अपनी स्किल या एबिलिटी वगैरह यूज़ करके कुछ इनकम जनरेट करते हैं, है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट। मतलब बेसिकली एम्प्लॉयमेंट के लिए काम हो रहा है। और हमारा एक अनएम्प्लॉयड क्या हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड मान लो कोई है, वो काम करना तो चाहते हैं, दे आर विलिंग टू वर्क, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कहलाता है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब कुछ हो सकता है, देखो कि जैसे कि मान लो कुछ एग्जांपल अगर मैं दूँ, स्टूडेंट्स हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मान लो यूपीएससी या एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, सो दे आर नॉट लुकिंग फॉर जॉब्स इन ऑल, तो उनको मतलब काम एज सच वो ढूंढ नहीं रहे हैं, ठीक है, वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है, या फिर हो गए ओल्ड एज जो पीपल हो गए, वो लोग काम नहीं ढूंढ रहे हैं ना, तो ये तीन जो है ना हमारे अनएम्प्लॉयमेंट में नहीं आएंगे, अनएम्प्लॉयड में नहीं आएंगे, ठीक है। तीसरा क्या हो गया हमारा, लाइक हाउस वाइफ जो हो गई, वो नहीं मतलब नॉट सीकिंग जॉब्स, ठीक है, हो सकता है कोई जॉब भी करती हो लेकिन नॉट सीकिंग जॉब्स, तो बेसिकली इन्हें हम लोग अनएम्प्लॉयड नहीं मानेंगे, क्योंकि ये तो काम करना ही नहीं चाह रहे। काम अनएम्प्लॉयड क्या हो गया, जो काम करना चाह रहे हैं, जो ढूंढ रहा है लेकिन उसे मिल नहीं रहा। अब एक टर्म हमारी होती है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट हमारा क्या होता है, देखो, फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जब एक इकोनॉमी में लोग काम करना चाहते हैं एंड उन सबको काम मिल जाता है, तो हमारा कैसा हो गया, वो
फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एकदम ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, लेकिन क्या हुआ कि जितना हम लोग अवॉइड कर सकते थे, मिनिमम अनअवॉइडेबल अनएम्प्लॉयमेंट है बेसिकली, वैसी कंडीशन टाइप आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं अब बताऊँ एक मिनट यहाँ पर कि एम्प्लॉयमेंट का हमारा एज सच जो हमारी इकोनॉमी से क्या रिलेशन है, वो सब चीज़ें, कि एम्प्लॉयमेंट ये हमारा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका, पहले तो इंपॉर्टेंस देखते हैं। इंपॉर्टेंस बेसिकली क्या है, इससे हमारी नेशनल इनकम जो है वो बढ़ती है ना, हमारी नेशनल इनकम विल इंक्रीज, एंड क्या होगा, हमारी पोवर्टी कम होगी, गरीबी हमारी कम होगी, और क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। अगर मैं कमा रही हूँ, ठीक है, तो मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एज सच एज अ नेशन, एज अ इकोनॉमी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है, एंड क्या हो गया, सोशल स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स अगर इनकेस अगर ऐसा आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट बताओ कि हाउ इट इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी, या फिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है इकोनॉमी में, मतलब इम्पैक्ट्स नहीं, इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस क्या है, तो यू कैन मेंशन दीज पॉइंट। अब देखो, हम समझते हैं कि ये एम्प्लॉयमेंट और हमारे इन्फ्लेशन का क्या रिलेशन है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन बेसिकली। तो इनमें क्या है, देखो, अगर हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है वो हाई है ना, तो उससे क्या होगा, इनकम हमारी बढ़ेगी, इनकम जब बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ी तो अब क्या हुआ, ज़्यादा डिमांड से पड़ा था ना हमने, इन्फ्लेशन हो गया, मतलब महंगाई भी बढ़ गई। फिर वो हमारा क्या हुआ, और इसी तरह अगर हम इसका उल्टा देखें कि अगर लो एम्प्लॉयमेंट है हमारा, तो उससे क्या होगा कि, एक मिनट, डिमांड हमारी क्या हुई, एक सेकेंड, नहीं क्या हुआ, डिमांड हमारी कम हुई, ठीक है, तो इससे क्या हुआ, डिफ्लेशन हमारा हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जॉब है कि नहीं, या उसका मतलब वो नहीं, इंस्टेड ये इकोनॉमी की स्ट्रेंथ भी बताता है ना। जैसे हमने ये 4 फैक्टर्स देखे कि पूरी इनकम बढ़ती है हमारी, पॉवर्टी भी, एंड साथ ही में देखा कि हमारे इन्फ्लेशन भी इम्पैक्ट होती है। अब हमारा लास्ट एक टॉपिक बचा है, बिजनेस साइकिल, ठीक है। उसके नोट्स इसमें नहीं है, वो मैं हैंड रिटन नोट से पढ़ा दूंगी, या तो मैं यहाँ पे ही अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, 1 मिनट दो मुझे। उससे पहले एक चीज़ देखो यार, ये इन्फ्लेशन पे हमारा क्वेश्चन कैसे आया हुआ है कि व्हाट इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड ब्रीफली एक्सप्लेन फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ठीक है। हमने फीचर्स पढ़ ली थी, ये टाइप्स पढ़ लिए थे। देन हमारा आता है एक्सप्लेन डिफरेंट अप्रोचेज यूज्ड इन द कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एंड ये देखो हमारा ये बिजनेस साइकिल मैं भी बता रही हूँ, और ये क्या है, मेजर इकोनॉमिक इशूज़ क्या क्या हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस डिसीजन मेकिंग। सो ये हमारा जनवरी वाला पेपर है, ठीक है। अब हम चलते 1 मिनट। सो अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, बिजनेस साइकिल। इसमें कैसे क्वेश्चन आता है हमारा कि बिजनेस साइकिल क्या होता है, इसके फेजेस बताओ, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल बेसिकली क्या है हमारा, कि इट इज़ द अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ जीडीपी, मतलब उसको हम एक साइकिल के थ्रू दिखा रहे हैं कि जो भी फ्लक्चुएशंस होती हैं हमारी, ठीक है। 1 मिनट, जैसे कि मान लो यार हमारी लाइफ भी इवन उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं ना, लाइक साइन वेव, साइनोसोडल वेव की तरह। तो द सेम वे इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है। सो द बिजनेस साइकिल रेफर्स टू द पीरियोडिक फ्लक्चुएशन इन ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी of a country over time, shown by a change in output, income and employment and prices। मतलब कि एक इकोनॉमी में आउटपुट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस वगैरह जो है उनका ऊपर या नीचे होना, ठीक है। अब ये देखो, इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि बिजनेस साइकिल इज द रिकरिंग पैटर्न ऑफ एक्सपेंशन ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इन द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी ओवर अ टाइम, की मतलब एक रिकरिंग पैटर्न है कि पहले ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है, ठीक है ना। रिकरिंग मीन्स बार बार अकर हो रहा है। सो अब ये देखो, यहाँ पर मैंने बना रखी है साइकिल, क्या है ये, इट इज़ अ साइनोसोडल वेव लाइक फ्लक्चुएशन पर्टिकुलरली इन द नेशनल इनकम। किस में होती है, नेशनल इनकम में, एम्प्लॉयमेंट में एंड आउटपुट में हो रही होती है। ये हमारी कैसी होती है, एक तो होता है इरेगुलर होती है ये, कि इसका कुछ लाइक वो नहीं है, फिक्स्ड टाइम नहीं है हम जो प्रिडिक्ट कर पाएँ। एंड ये बहुत ही शॉर्ट रन फिनोमेनन है, कि देखो पहले ऐसा जो भी है हमारा, कि एक एक जो फेज़ है वो बहुत ही शॉर्ट रन है। अब आते हैं हम इसके फेजेस पे। तो एज यू कैन सी, सबसे पहले होता है एक्सपेंशन। एक्सपेंशन जैसे बूम भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है, इन एक्सपेंशन, 1 मिनट देखो, इन एक्सपेंशन हमारा क्या है कि प्रोडक्शन हमारी बढ़ी है इकोनॉमी में, एंड देन क्या हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ, इनकम बढ़ गई। अब इनकम बढ़ी तो उसके बाद क्या हुआ कि इनकम बढ़ी यानी कि एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया, उसकी वजह से हमारा क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई। 1 मिनट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, डिमांड बढ़ गई, ठीक है। रिजल्ट क्या हुआ अब इसका, प्रॉफिट्स जो है वो भी हमारे कैसे हो गए, हाई हो गए, है ना। इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया,
तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, ये बूम पर गई हमारी इकोनॉमी की। देखो जो चीज़ें अच्छी हैं, इनकम, एम्प्लॉयमेंट, डिमांड वगैरह वो सब बढ़ रही है, प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं हमारे, ठीक है, वो सब, यानी कि इकोनॉमी यहाँ पे कैसे अपनी टॉप फॉर्म में है। एंड ये फिर इसकी यहाँ तक जाती है पीक तक, यहाँ से गई देन पीक तक गई। अब क्या हुआ, रिसेशन आ गया। रिसेशन क्या होता है कि डिमांड गिरना स्टार्ट हो जाती है, व्हेन डिमांड्स बिकम लो, कि मतलब देखो यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि डिमांड यहाँ पे कैसी होती है, लो हो जाती है। उसकी वजह से क्या हो जाता है, प्रोडक्शन स्लो हो जाती है। जब डिमांड नहीं है तो किसके लिए प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन स्लो हो गई, हमारे प्रॉफिट्स कम हो गए, राइट। देन हमारा क्या हुआ, ले ऑफ शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अभी आईटी के ले ऑफ चल रहे, रिसेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, सबने सुना ही होगा, तो ले ऑफ स्टार्ट हो जाते हैं हमारे। तो ये काइंड ऑफ वार्निंग स्टेज टाइप होती है कि डेप्रिसिएशन आ सकता है। अब डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, देखो डेप्रिसिएशन की लोएस्ट इकोनॉमिक हमारा एक्टिविटी है। देखो यहाँ पर एक इसका ये आएगा पीक, उसके बाद रिकवरी होनी चालू हो जाएगी। तो पहले देखो कि डिप्रेशन हमारा क्या है, एक मिनट थोड़ा मैं क्लियर कर। तो हमारा डिप्रेशन में क्या होता है, देखो डिप्रेशन में हमारा ये लोएस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी पहले ही मैंने बताया ना, यहाँ पे क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाता है। जैसे इसमें एम्प्लॉयमेंट हाई था, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट हाई हो जाता है एकदम। एंड उसकी वजह से क्या होता है, इनकम हमारी लो हो जाएगी, है ना, इनकम हमारी लो हो गई। एंड क्या हुआ हमारा, इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी कुछ, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारी कैसी हो गई, लो हो गई। मतलब ये इकोनॉमी का बॉटम पॉइंट है, जैसे हमारा एक्सपेंशन था टॉप पॉइंट, ये हमारा कैसे बॉटम पॉइंट है। देन फोर्थ फेज हमारा आता है रिकवरी। रिकवरी क्या है कि यहाँ पर इकोनॉमी खुद को हील कर रही है, रिकवर कर रही है, यानी कि डिमांड जो है दोबारा से वो बढ़ने लग रही है, कि बहुत स्लोली स्लोली जो है डिमांड इंक्रीज होने हो गई है हमारी, ठीक है। डिमांड इंक्रीज हुई है तो फिर प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगी, राइट। अब प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है तो फिर एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, इसमें हमारा बेसिकली यहाँ से क्या हो रही है, रिकवर होकर दोबारा से उसी फेज़ में जा रही है जो हमने ये पढ़ा था एक्सपेंशन वाला। देन ये साइकिल कंटिन्यू होती रहेगी कि पहले ये फेज़ आया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, एंड ऐसे ऐसे चलता रहेगा सदा सदा, है ना। तो इसका कोई फिक्स टाइम एज सच नहीं होता है, बस इसको याद रखना कि पहला फेज़ हमारा क्या है, एक्सपेंशन है, देन हमारा क्या है, रिसेशन है, उसके बाद डिप्रेशन है, देन हमारा रिकवरी, फिर से यही सेम चीज़, फिर ई आर डी हो जाएगा। अब अगर हम इसकी बात करें कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, तो देखो कॉजेज़ इसकी बेसिकली, पहला तो हमारा क्या है, डिमांड है। हमने देखा ना, डिमांड बढ़ रही थी तो प्रोडक्शन बढ़ रही थी, डिमांड कम होती थी तो प्रोडक्शन बढ़ रही थी, उसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह भी हो रहा था हमारा। तो उसकी वजह से क्या होता है हमारा, देखो या तो ओवर कंजम्पशन हो जाती है कि ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, या फिर क्या होता है बिल्कुल डिमांड कम हो जाती है तो हमारे रिसेशन वाला फेज़ वगैरह आ जाता है ना। इसके अलावा क्या हो जाता है, हमारा दूसरा फैक्टर हो गया मॉनिटरी फैक्टर्स हो गए हमारे। उसमें क्या हो गया कि मान लो, अब मॉनिटरी फैक्टर में हमारा क्या आ जाता है बेसिकली, इजी क्रेडिट पॉलिसी मान लो अगर वो लागू हो चुकी है, यानी कि लो इंटरेस्ट रेट पे हमें लोन वगैरह मिल रहा है, इजी लोन मिल रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो गया, हमारी कंजम्पशन जो है वो हाई हो गई, है ना, इन्वेस्टमेंट हाई हो गई। तो उसकी वजह से क्या हो गया, बूम इकोनॉमिक का, यानी कि एक्सपेंशन वाला फेज़ आ गया। अब सेम वे अगर हम इसका दूसरे पार्ट की बात करें कि अगर ये तो बूम था, अगर दूसरा क्या हो गया, अगर टाइट क्रेडिट कर दिया, ये था हमारा इजी क्रेडिट, एंड अगर हमने टाइट क्रेडिट कर दिया बेसिकली, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, है ना, जो हमारा इंटरेस्ट रेट था वो बढ़ गया। सो लोन्स हमारे कैसे हो गए, महंगे हो गए एक तरह से, तो इन्वेस्टमेंट हमारी क्या हो गई, कम हो गई, एंड कंजम्पशन भी कम हो गई। सो रिसेशन वाला फेज़ आ जाता है इसमें। थर्ड फैक्टर हमारा क्या हो सकता है, देखो सेकंड तो ये हो गया मॉनिटरी वाला, थर्ड हमारा क्या हो गया कि मान लो कुछ एक्सटर्नल कॉजेज़ हो सकते हैं, कि वॉर हो गया, फ्लड हो गया, या ड्रॉट वगैरह, मतलब कुछ नेचुरल वो हो गई कैलामिटी वगैरह, है ना, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी मतलब बेसिकली। तो एक्सटर्नल हमारे ये फैक्टर्स आ जाएंगे, मतलब कॉजेज़, कि जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है हमारा वो मतलब डिस्टर्ब हो गया एक तरह से बोले तो, ठीक है। अब हमारा फोर्थ क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल कॉजेज़ भी हो सकते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल कॉजेज़ में क्या हो गया कि मान लो कोई न्यू टेक्नोलॉजी आ गई बेसिकली, तो न्यू टेक्नोलॉजी आई तो उसकी वजह से क्या हो गया, पुरानी जो मशीन थी हमारी वो ऑब्सलीट हो गई, पुरानी हो गई, राइट, काम की नहीं रही बेसिकली। उसकी वजह से क्या हुआ कि जॉब लॉसेज हो गए, आजकल बोलते हैं ना एआई जॉब खा जाएगा, एआई जॉब खा जाएगा, तो सेम वही चीज़ की जॉब लॉसेज हो गए, ठीक है। अब इसकी वजह से भी क्या हुआ, साइकिल हमारी डिस्टर्ब हो गई। देन हमारा इसके और भी हो सकता है कि लाइक मान लो स्ट्रक्चरल एक हो सकता है, स्ट्रक्चरल कॉज क्या हो गया उसके में क्या हो गया, सेक्टर का इम्बैलेंस चल रहा है, कि मान लो कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्लो चल रहा है, जबकि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो बूम पर है। तो ऐसे करके भी, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, सप्लाई जो है वो रिजिडिटी, जो हमने ऊपर पढ़ा था ना, सप्लाई रिजिड हो जाती है, तो उसकी वजह से प्राइस एंड हमारा जो आउटपुट है वो भी फ्लक्चुएट करता है। तो ये इसका डन हो गया। अगर इसका बेसिक इम्पैक्ट की बात करें कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो हमने देखा कि एम्प्लॉयमेंट पे हमारा कैसे इम्पैक्ट पड़ा, एक मिनट, एम्प्लॉयमेंट पे हमारा कैसे इम्पैक्ट पड़ा
कि जब हमारा जो था एक्सपेंशन वाला फेज़ था, तब तो जॉब्स काफ़ी बढ़ रही थी, लेकिन हमारा जो डिप्रेशन वाला फेज़ था वहाँ पर जॉब्स कैसी हो रही थी, कम हो रही थी, है ना। रिसेशन वाले फेज़ में भी वही हो रहा था। तो अब देखो, अब ये इस पे तो ये फ़र्क पड़ा। अब इनकम पे कैसा फ़र्क पड़ा कि हमने देखा था कि एक्सपेंशन में इनकम बढ़ रही थी एंड उसमें कम हो रही थी। दूसरा हमारा क्या हुआ, इन्फ्लेशन, महंगाई पे कैसा फ़र्क पड़ा कि जब हमारा बूम था, मतलब जब हमारा एक्सपेंशन था, तब रिस्क था कि हाँ इन्फ्लेशन हो सकता है, क्योंकि सब चीज़ें बढ़ रही हैं तो महंगाई भी बढ़ेगी साथ में, है ना। और इसमें क्या होता है, हमारा डिफ्लेशन का रिस्क था। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। कुछ भी डाउट हो तो यू कैन लीव अ कमेंट और मैसेज मी, आई विल ट्राई कि मैं अच्छे से समझा दूँ, दोबारा कुछ समझ नहीं आया या फिर कहीं पे भी कुछ भी डाउट रह गया। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग टिल हेयर। बाय बाय, टाटा, ऑल द वेरी बेस्ट।